नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे और जनादेश सामने आ चुका है और जिस राज्य की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है पश्चिम बंगाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा करते हुए इस बार बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की बात को सच कर दिखाया। अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। बंगाल की राजनीति में सचमुच खेला हो बेहुआ है, लेकिन इस बार खेला पलटा है। जिस बंगाल को बीजेपी के लिए कभी मिशन इम्पॉसिबल कहा जाता था, वहां पर आज भगवा लहरा रहा है। 4 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ममता बनर्जी के राजनीतिक किले में सबसे बड़ा झटका बन गई। दक्षिण से लेकर उत्तर बंगाल तक जय श्री राम का शोर और इस जीत के पीछे था मोदी शाह का मास्टर प्लान। नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल को किक मारकर सिर्फ खेल नहीं शुरू किया, बल्कि बंगाल की सत्ता तक पहुंचने का सियासी गोल सेट कर दिया था। अमित शाह की बूथ इंजीनियरिंग, नरेंद्र मोदी की आक्रामक रैलियां। बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि पूरा मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा है और इसी के साथ बंगाल में दीदी युग का अंत शुरू हुआ। क्या बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं, बंगाल की राजनीति का डीएनए बदल दिया है? आज इसी पर करेंगे चर्चा द जेसी शो में और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। और आज हमने जेसी शो की हेडलाइन रखी है, मोदी है तो मुमकिन है मोदी सोनार बांग्ला। आखिर बंगाल को वापस से सोनार बांग्ला में बदलने के लिए नरेंद्र मोदी का प्लान क्या होगा? 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय जो देश में चला था, उस समय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कविता लिखी थी, आमार सोनार बंगला। और उस सपने को आज नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है और अब मैं उस सपने को साकार करूंगा। सचमुच बंगाल के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है, भाजपा के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था भाजपा का, वो भी पूरा हुआ है। पूरी आरएसएस, पूरा भाजपा कैडर आज नरेंद्र मोदी पे गौरवान्वित है कि इस प्रतीक्षित सपने को राम मंदिर के सपने की तरह उन्होंने पूरा कर दिखाया है। जहाँ तक सोनार बंगला के प्लान का सवाल है, तो नरेंद्र मोदी टोटल चेंज जिसे कहते हैं, गेम चेंजर प्रूव होंगे बंगाल के लिए। और आने वाले कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि बंगाल सचमुच एक टूटे हुए बंगाल की ओर से कैसे एक सोनार बंगला जैसे बंगाल में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज़ टू बी सीन इन कमिंग फ्यू ईयर्स। सर, जब बंगाल में चुनाव होने वाले थे तो शुरुआत में जो ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स आए थे वो ये दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी की वापसी होगी, लेकिन आपने 28 दिन पहले 6 अप्रैल को जेसी शो हुआ, फिर दोबारा जब जेसी शो 18 अप्रैल को हुआ तो आपने 2 टूक भविष्यवाणी की कि इस बार भगवा फहराएगा। यह आपको पूर्वानुमान कैसे हुआ सर? इसे कहते हैं डेस्टिनी, इंट्यूशन हुआ और कह दिया। और फिर क्या है कि 15 साल से 32 अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं, तो फीडबैक एनालिसिस तो सारा आता है और मन से एक आवाज़ निकली कि ऐसा होने वाला है, तो हो गया। और वाकई आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में शायद यही एक ऐसा प्रेडिक्शन था जो हुआ और जिसमें हमने कहा था कि भाजपा जो है कैलकाटा के एंट्री पोस्ट पे खड़ी है और फिर साफ साफ कह दिया उसके बाद में कि कोलकाता में जो है वो भगवा लहराने जा रहा है। तो ये सब दर्शकों का और आपका सहयोग है। इसी तरह आपको स्मरण होगा कि 2024 के वक्त मतगणना से 10 दिन पहले ही कह दिया गया था कि मेजॉरिटी और नो मेजॉरिटी, मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और फिर वही हुआ। अमित शाह के लिए कहा गया था, इफ़ देर इज़ नो अमित शाह देर इज़ नो एनडीए, अमित शाह विल अगेन रूल होम मिनिस्ट्री फॉर अनदर 5 ईयर्स। और वो भी सच हुआ। सो दर्शकों का आशीर्वाद और आप सबकी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही एक प्रोडिक्शन और आज 3 साल पहले, जिसे कहते हैं यू विल अगेन सी नरेंद्र मोदी इन 2029 एज द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, मार्क माई वर्ड्स। सर, क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी की आपने की, तो उन्होंने खुद ने भी बंगाल के चुनावी सभाओं में बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था कि
जब मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह भाजपा के, तो मैं वापस लौट के आऊँगा, उसे कैसे देखते हैं? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अपने कर्म पे विश्वास, अपना विजनरी तो है ही वो, और कितने भरोसे के साथ कह के गए थे। इसे बहुत से लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तो निश्चित तौर पे कोई न कोई आकलन उनके पास रहा होगा जिसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है, और जो कहा वो सच निकला। जिसे कहते हैं जो वादा किया था जनता के साथ, देश की जनता के साथ, उस वादे को, जो बंगाल की जनता के साथ वादा किया था, उस वादे को उन्होंने पूरा किया। और सच पूछा जाए तो एक प्रकार से ये नरेंद्र मोदी की पर्सनल पॉलिटिकल विक्ट्री है, जिसमें उनका विज़न और उनकी जो क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसका अपना एक स्थान है। इसलिए आज पूरे संसार के मीडिया में, यहाँ तक कि युद्धग्रस्त जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है, लंदन और न्यूयॉर्क तक के मीडिया में जो है नरेंद्र मोदी की इस भगवा जीत का जो है ना बाकायदा जिक्र हो रहा है। सर, बंगाल में ब्लड शेड, मुख्यमंत्री के शपथ समारोह से पहले आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, उनको निर्मम हत्या 4 राउंड गोली की मार दिया गया। तो आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं सर? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी शॉकिंग, a challenge to the new government to maintain law and order and to create the confidence of the common man in the new government। इतनी बड़ी घटना हुई है, आप देखिए। और बाकायदा उसके साथ साथ इस घटना तो हुई है जो आप देख ही रहे हैं कि सरेआम उसको 4 राउंड फायर उस पर किया गया, मृत घोषित हुआ, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बीजेपी वर्कर नहीं था, वो था संभावित मुख्यमंत्री कहिए या एक महत्वपूर्ण जो चेहरा है भाजपा का वहाँ पे जो है, उसका पीए। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा तो अटैक शुभेंदु पे हुआ है, एग्जैक्टली जो अटैक है। तो गंभीर चिंता का विषय है। ये बंगाल के आने वाले कल की नई सरकार की एक चुनौती है, और इसके साथ ही 4 और हत्याएं हुई हैं। 2 टीएमसी वर्कर्स हैं मरने वालों में, 2 बीजेपी वर्कर्स हैं, और दर्जनों लोग उसमें घायल हुए हैं, आप देखिए। तो बहुत चिंता का विषय है, और नई सरकार की पहली प्राथमिकता अब है लॉ एंड ऑर्डर ही होगी, और इस घटना का बाकायदा कॉग्निजेंस सबको लेना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, इट्स ए सम सॉर्ट ऑफ ए मैसेज और कन्वर्जन ऑफ देयर व्यू पॉइंट कि जो लोग हैं जो ममता की हार से दुखी हैं, या भाजपा के सैफरन जीत से जो लोग अप्रसन्न हैं या अनहैप्पी हैं, ये उनका एक एक्सप्रेशन है। इट्स ए फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द विनिंग ऑफ सैफरन गवर्नमेंट इन कैलकाटा। तो इसे बहुत सख्ती से इससे जो है निपटने की आवश्यकता है। सर, तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए क्या आपको लगता है कि विजय 118 विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे? देखो, अब राज्यपाल ने एक नया मुद्दा उठाया है। वैसे तो राज्यपाल का आचरण जो है वो संविधान की मर्यादा के अंतर्गत है। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर्स। 234 के हाउस में आपको 118 लोग चाहिए। उन्होंने 113 लोगों की सूची दी है। राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन था, उनका जजमेंट था। चाहते तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बुला भी सकते थे, और चाहते तो रूल बुक के हिसाब से चलते। उन्होंने रूल बुक के हिसाब से चलना पसंद किया, प्रेफर किया, और उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं, मुझे संतुष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे, कैसा क्या है, फिलहाल आज तो एक मुख्यमंत्री बनने के सामने एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो गया है। सर, 118 विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए आज क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी विजय के पास? ऑप्शंस देखिए उनके पास में, एक तो खुद हैं ही वो। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 108 दिखाया चुनाव आयोग में, 5 कांग्रेस की हैं। हालांकि कांग्रेस का कंडीशनल सपोर्ट है उसमें कि आप भाजपा को किसी प्रकार का उनसे लिंक नहीं रखेंगे। ऐसे मिला के आप टोटल अगर करते हैं तो वो बनता नहीं है 118 का, जो 18 से कम बनते हैं। अब सवाल ये कि क्या करें, तो AIDM का एक धड़ा जो है, खास करके PMK का धड़ा, इसमें 4 लोग जीत के आए हैं, उनके साथ है AIDM के साथ जो है वो समर्थन देना चाहता है। तो ये आशंका है और ये संभावना है कि ADM का एक धड़ा टूट करके वहाँ से आए, या कम से कम ये 4 लोग तो आ जाएं और इस सरकार को समर्थन दें। इसी आशंका को देखते हुए जो ADMK के जो विधायक हैं, 25 विधायकों को पांडिचेरी भेज दिया गया है बाड़ाबंदी में कि कहीं टूट नहीं जाएंगे। तो एक संभावना ये कि ADM का एक धड़ा टूट करके इनके साथ में आए और बने, लेकिन गवर्नर वही हैं, केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नर वही हैं। तो वो जो तोड़ा फोड़ी होगी उसको कैसे लिया जाएगा, इट इज़ येट टू बी सीन। सर, आखिर अचानक से विजय कांग्रेस से नाराज़ क्यों हो गए? ये मुझे भी आश्चर्य हुआ। ये कहते पिछली बार जो उनकी फिल्म सेंसरशिप ने रोकी और फिर उनकी जो भीड़ थी, लोगों की गोली चली, CBI की इंक्वायरी चल रही जिसमें सब बातें हैं, तो राहुल गांधी उनका साथ दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था भाई नेचुरल एलाई हो रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बड़ा हमला किया है कल कांग्रेस पे, और ये कहा है कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं एक तरह से।
और साथ ही कहा है कि मेंटली अनस्टेबल पार्टनर हैं, जो कांग्रेस के लिए आमतौर पे कहते हैं। और ये कहा कि इतिहास जो है आने वाले समय में इनको एहसास कराएगा कि गलती कर रहे हैं मेरे साथ कंडीशंस लगा करके। तो अंदर कुछ और भी हुआ है जिसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि कांग्रेस और विजय के बीच में एक तरह से अघोषित रूप से तलवारें खींच गई हैं। सर, अगर विजय विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए तो फिर अब तमिलनाडु में क्या होगा? अब एक संभावना ये हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि AIDM की पूरा ही मिल जाए, इनको सपोर्ट कर दे, बाहर से होकर के अंदर से सपोर्ट कर दे। दूसरी संभावना थी कि DMK प्लस AIDMK मिल जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं है। तो एक ही संभावना बनती है इसके अंदर कि ADM का एक धड़ा या ADM पूरी पार्टी जो है इनको समर्थन करे, चाहे अंदर से करे चाहे बाहर से करे, और सरकार बने, और अन्यथा फिर राष्ट्रपति शासन की ओर प्रदेश बढ़ेगा। एंड मच मोर विल डिपेंड ऑन द व्यू ऑफ द होम मिनिस्ट्री, ऑन द व्यू ऑफ द सेंटर। सर, सवाल ये है कि क्या तमिलनाडु के फिल्म स्टार जो पावर वाली पॉलिटिक्स है उसका ट्रेंड बदल पाएंगे विजय? ही इज़ ए न्यू बॉर्न स्टार ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, और आजकल एक अखबार ने लिखा है कि इज़ किंग ऑफ चेन्नई जो है। लेकिन अब बदल पाएंगे कि नहीं इसका तो ध्यान नहीं है, लेकिन अभी तक के जो इतिहास रहा है पिछले कुछ समय से, फिल्म स्टार जो एंट्री ले रहे हैं पॉलिटिक्स में, विफलताओं का इतिहास रहा है। कैप्टन विजयकांत थे, फेल हुए, कमल हसन फेल हुए, रजनीकांत टेक ऑफ नहीं कर पाए, फिर आंध्रा के अंदर चिरंजीवी है वो फेल हुए। तो आशंका ऐसी बनती है, लेकिन इनसे बहुत आशाएं हैं लोगों को, और ये कहते हैं ही विल श्योरली वे सक्सेस बिकॉज ही एंजॉयज ए मेजर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु। और इनके लिए ये भी कहा जाता है इस तरह से है कि ही इज़ ए न्यू होप फॉर द यंग जनरेशन, फॉर द वुमेन। और बहुत से अखबारों ने भी इनके लिए लिखा है कि ही विल ब्रिंग ए फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। तो इतनी बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ ये सरकार बन रही है। बस अब ये देखना है कि सरकार बहुमत सिद्ध कर दे, शपथ हो जाए इसकी, सरकार बन जाए, फिर आगे बढ़े। टिल देन कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को बहुत आशाएं हैं और वो विजय को एक ताज़ी हवा के झोंके के रूप में इस समय देख रहे हैं। फिर सर इसी के साथ सवाल ये आता है कि आखिर क्या है TVK के संस्थापक थलापति विजय की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए यही है कि जो उनके संस्थापक हैं सबके कहते हैं मैं उनकी विचारधारा पे चलता हूँ, और लाइक DMK एंड ऑल अदर पार्टीज़ जो है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं संविधान की पुस्तक को अपनी आस्था मानता हूँ। तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि केवल चेहरा बदला है तमिलनाडु में, राजनीतिक विचारधारा नहीं बदली है। दिस इज़ ऑल। सर, तमिलनाडु में आखिर दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार स्टालिन चुनाव कैसे हार गए? देखो मैं कहता हूँ ना, जन्मपत्री, डेस्टिनी, और इतने बड़े वोटों से हारे। आप सोचिए, डेस्टिनी के अलावा जो कहा जा रहा है, एक तो परिवारवाद लोगों को पसंद नहीं आया, वहाँ की जनता को एक प्रकार से, कि क्या है आज आप हैं बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, कल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। दूसरा क्या, उनका हमेशा सनातन से टकराव रहा कहीं ना कहीं। तो एक वर्ग है इस तरह का जो महसूस करता है कि अनकॉल्ड फॉर है, केंद्र से टकराव जो है वो अनकॉल्ड फॉर है। फिर करप्शन की बात थी, बड़े बड़े जो है ED के अलग केसेस चल रहे हैं। तो बस एक ही उसमें रही आशा की किरण थोड़ी सी रही कि उनका लड़का चुनाव जीत गया जो डिप्टी CM एक तरह से। बाकी वो चुनाव हार गए, उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और किसी को उम्मीद नहीं थी, एग्जिट पोल्स को उम्मीद नहीं थी कि स्टालिन चुनाव हार सकते हैं। बट डेस्टिनी, यू कांट चेंज डेस्टिनी, हार गए। सर, अब आपको क्या लगता है बंगाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या बड़े फैसले लेंगे? बहुत कुछ उनके मन में होगा निश्चित तौर पे। बंगाल का कायाकल्प करना चाहते हैं, और सबसे पहले ही दिन उन्होंने हेल्थ की स्कीम है उसको वहाँ लागू किया जो रुकी हुई थी वहाँ पे। 2 बड़े पोर्ट वहाँ पे ला रहे हैं। उस पोर्ट से ऐसा होगा कि जो कलकत्ता है वो साउथ एशिया और ईस्टर्न भारत के लिए द्वार के रूप में खुलेगा वहाँ पे जो है, और माल जो है वेस्टर्न को भेजना सस्ता होगा, उससे कंपटीशन में हम लोग आ जाएंगे, और रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए भी है ना कम से कम 10,000 एकड़ ज़मीन का आवंटन होगा। गवर्नमेंट भी 3-4 हज़ार करोड़ की सब्सिडी देगी उसमें, रेलवे का नेटवर्क बिछेगा तब पोर्ट आ पाएंगे वहाँ पे। तो पोर्ट कलकत्ता की आत्मा है, 2 बड़े पोर्ट आने की बात है सबसे बड़ी। दूसरा जो है एक सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट, वहाँ IT का आने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है, वो टेकअप करेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है केंद्र में जितनी योजनाएं रुकी हुई हैं क्लियरेंस के लिए, सरकार का जो फंड्स क्लियरेंस रुका हुआ है वो सारा का सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में विकास के कामों में कभी धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, और आप देखेंगे दिल्ली से इतना पैसा बंगाल जाएगा कि खर्चा भी वो लोग नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है फिनांस का, उसमें सारी सिचुएशन सामने है। एक टूरिज़्म सेंटर बनेंगे अलग से जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स आएंगे। जिस तरह रेलवे ने अच्छा काम किया है
मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव की सेवाएं इसमें ली जाएंगी। बंगाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कलकत्ता का जो सेटअप है, कैसे बने, किस तरह से बने, और एक कम से कम समय में तेज़ी से कैसे आगे बढ़े। टूरिज्म का मैंने आपसे कहा बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, तो टोटल कायाकल्प जो है वहाँ पे, फिर एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, वो सारे जो पिकअप करेंगे एक साथ वहाँ से। और पीएमओ का, नरेंद्र मोदी का क्लोज सुपरविजन उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि जनता ने वोट जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दिया है, इन्हें भी आप कह सकते हैं केंद्र भाजपा को दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो आने वाले इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर ही है बंगाल में एक ओवरऑल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट रेवोल्यूशन आपको दिखाई देगा। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी का कोलकाता विन है, उसके बाद वहाँ का हिंदू सेंटिमेंट राम मंदिर सेंटिमेंट से बड़ा लिखा है? वास्तव में कलकत्ता के सड़कों पे तो लोग पागल होकर घूम रहे थे 2 दिन पहले। आदित्य गई थी वहाँ, तो इसने बताया कि लोग नारे लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, औरतें चिल्ला चिल्ला कह रही हैं कि मैं बहुत ज़ोर से कहूँगी जय श्री राम, पहले मुझे जय श्री राम कहने नहीं देते थे। कोई कुछ कर रहा, कोई कह रहा हम बंगाल में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लोग रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, ऐसा वैसे बंगाल आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया। इस तरह का जो सेंटिमेंट होता है ना, कोई ये कह रहा है कि हम फ्लैट नहीं बेचेंगे, कोई कह रहा है कि हम दिल्ली छोड़ के वापस कलकत्ता आ जाएंगे। एक अलग तरह का मोमेंटम, एक उस अलग तरह का भावावेश जो इस तरह से ऐसा छाया हुआ है, जो मुझे लगता है उसमें राम मंदिर का भी सेंटिमेंट था बंगाल के अंदर, ये सेंटिमेंट उससे बड़ा सेंटिमेंट है। और नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं लोग, ये वहाँ सरेआम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भगवान है, उन्होंने हमारे ये कर दिया है। कंप्लीट जिसे कहते हैं ना, ओवरऑल इमोशनल एक तूफान, एक समुद्र जो है वो कलकत्ता में पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिला। सर, तो क्या फिर इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे और उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स में इतनी भीड़ आई, कैसे देखते हैं सर? ऑफ कोर्स, वो तो पूरे देश में भाजपा का चेहरा है। सारे चुनाव भाजपा सरकार उनके चेहरे पे जीतती हैं। देन बंगाल इज आल्सो नो एक्सेप्शन, उनके चेहरे पे है। 20-22 उन्होंने रैलीज करी, जितना ज़बरदस्त क्राउड आया, पिछले 10 दिनों में सारा माहौल चेंज हुआ, आपने देखा है। तो निश्चित तौर पे है कि ये चुनाव भी उनके चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पर, अमित शाह के हार्ड वर्क पर, अमित शाह की स्ट्रेटजी पर जो है ना, ये चुनाव लड़ा गया और चुनाव सक्सेस है। सर, बिहार को जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये जीत की गंगा अब बंगाल से होकर गुजरेगी, और बंगाल जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी का ये सपना भी पूरा होता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सही है, उन्होंने कहा था गंगा सागर से लेकर कन्याकुमारी तक जो 5 राज्य हैं, सब में भाजपा सरकारें होंगी एक दिन। और उसमें कहा था उन्होंने, उसमें गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। फिर बिहार के वक्त कहा था कि अब ये बिहार की गंगा है ना, कलकत्ता होकर गुजरेगी, हमारी सरकार बनेगी। वो सारे सपने सच हुए। तो उनका जो कंसेप्ट था, फिलॉसफी थी, गंगावर्ती राज्य जो हैं उन सब में भाजपा सरकारें बने, वो सपना पूरा हो गया। सर, और चुनाव के दौरान कोलकाता के हुगली नदी में नाव में बैठकर नरेंद्र मोदी जब फोटोग्राफी कर रहे थे, उस समय इसका क्या खास भाव रहा होगा मोदी के मन में? बात ये है कि भी देखो, एक तो नरेंद्र मोदी है ना, एक ओरिजिनल आदमी हैं, एक मन के मौजी हैं, कर्मयोगी हैं। जब क्षण मिलता है जनता से कनेक्ट करने की सोचते हैं। बंगाल की जनता से कनेक्ट करने के एक दिन सुबह ख्याल आ गया, चलो आज चलते हैं हुगली नदी में, चलते हैं हावड़ा की तरफ चलते हैं। वहाँ बैठ के उन्होंने देखा आपने किस तरह से कैमरा तस्वीरें ली, कितना पॉपुलर हुए। तो एक तो उन्होंने क्या कि लोकल सेंटिमेंट को टच किया, अपने मन के भाव को पूरा करने के साथ साथ जो है, वो तो खुद ब्रांड है, तो उसकी चर्चा हो गई सारे इलाके के अंदर। जो आप देखिए हावड़ा और सारे इलाके में कितना ज़बरदस्त सपोर्ट जो है बीजेपी को वहाँ पे मिला है। और आप एक बात और देखना, चूँकि बहुत बड़े ब्रांड हैं नरेंद्र मोदी खुद, तो जिस कैमरे से वो फ़ोटो खींच रहे थे, उस कैमरे की डिमांड इतनी हो जाएगी, कैमरा बाजार में मिलना ही बंद हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का मूड था, उनका मन था, जनता से कनेक्ट होने की एक बात थी, और मन में एक आता है कि इससे मैसेज टूरिज्म इंडस्ट्री को भी जाएगा। और आप देखना आने वाले समय लोग टूट के पड़ेंगे हावड़ा पे, वहाँ पे, और कुछ लोग नाव भी तलाश करेंगे, मोदी जी कहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, उसके मोन्यूमेंट बना देंगे वहाँ पे। अभी तक हिस्ट्री तो यही कहती है। सो दिस वाज ए गुड मूव। सर, असम चुनाव में चाय बागान में विमेन वर्कर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाय की पत्तियां तोड़ी और चाय पीने का जो इनिशिएटिव लिया था, इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं टी गार्डन्स वाली 6 सीटों पर? देखिए, चाय जो है ना आसाम की आत्मा है, और नरेंद्र मोदी की इस विज़िट के साथ में जिस मौलिकता के साथ उन्होंने चाय की पत्तियां तोड़ी, फिर चाय पी, और ये भी कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं भी चाय वाला हूँ, तो लोकल सेंटिमेंट को जीत लिया उन्होंने। उसका परिणाम ये हुआ कि जो लेडी वर्कर्स हैं, पत्तियां चुनने वाली, चाय के उद्योग से जुड़ी, वो सारा स्विंग जो है ना नरेंद्र मोदी के फेवर में, भाजपा के फेवर में आया। और फिर आप उसमें एक बात और ये देखेंगे, 6 की 6 सीटें हैं वहाँ इस बेल्ट के अंदर, डिब्रूगढ़ से जुड़ी सारी सभी सीटें भाजपा ने जीती। तो ये जो मूव था उनका, ये वेल थॉट था कि नोइंगली अननोइंगली हुआ, जैसे भी हुआ, इट वाज
सुपर मूव जिसे कहते हैं। इन्होंने बंगाल की जो लेडी वर्कर्स हैं जो चाय बागान में काम कर रहे हैं उनका दिल भी जीता, जनता को एक मैसेज दिया, और इन टोटलिटी जो है ना आसाम की जो वुमेन फोर्स है उसका दिल उन्होंने जीता, एंड इट पेड रिच डिविडेंड्स। सर, ये कैसा संयोग है कि हर चुनाव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, उपासना करते हैं और पार्टी चुनाव जीत जाती है? आखिर ये फॉर्मूला है क्या? श्रद्धा है उनके मन की, उनके मन का भाव है कि ऐसा करने से सफलता मिलती है, ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। उनका दर्शन शास्त्र अपना, मेरे विचार से पिछले 10 साल में 14 बार ऐसा कर चुके हैं वो, और रिजल्ट अगर देखा है तो 80% जगह चुनाव सक्सेस में हैं। अब आप देखिए, जिस दिन चुनाव ख़त्म हुआ उस दिन वो काशी चले गए भगवान शिव की आराधना करने, और जिस दिन मतगणना हुई तो वो प्रयागराज चले गए वहाँ। तो उनकी माया वही जानती हैं, पर उनकी बेसिकली आस्था है उनकी, और उनकी आस्था का भरोसा जो है ना, ईश्वर उसका सम्मान करता है। आप देखिए, जाते हैं तो उसका फल मिलता है, परिणाम मिलता है, भाजपा चुनाव जीतती है। दिस इज। सर, क्या आप इस आकलन से सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में उमड़ी हुई जबरदस्त भीड़ ने पिछले 10 दिनों में चुनावी पासा बदल दिया और बीजेपी पहुंच गई 207 के आंकड़े के पार? एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे तो गाड़ी को अमित शाह काफ़ी दूर तक खींच के ले आए थे, पर प्रधानमंत्री की जो 20-22 रैलीज हुई और खासकर पिछले 10 दिन में जो उन्होंने किया, मैसिव क्राउड आया। मैं समझता हूँ खुद प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा कि इतना मैसिव क्राउड कैसे आ रहा है, लेकिन दूसरा पहलू ये था कि मैसिव क्राउड जो है प्रधानमंत्री की सभाओं का, वो आने वाले कल का संकेत दे रहा था, और वही हुआ। तो फेयरली इट कैन बी सेड कि जो आखिरी 10 दिनों का कैंपेन था प्राइम मिनिस्टर का जो है, सपोर्टेड बाय अमित शाह ऑन द ग्राउंड सपोर्ट जो है, दैट वाज सुपर एंड इट हैज़ गिवन हाई रिजल्ट्स। सर, कोलकाता चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटी सी दुकान पे झालमुड़ी खरीद के खाई। वो छोटी सी घटना है सर, लेकिन इतनी वायरल कैसे हो गई? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जिस मिट्टी को हाथ लगाते हैं मिट्टी सोना बन जाती है। आज संसार के सबसे बड़े ब्रांडिंग मैन हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं जिसे कहते हैं। और झालमुड़ी क्या खाई, पूरे कलकत्ता में झालमुड़ी तूफान आ गया, दुकानों में झालमुड़ी का स्टॉक ही गायब हो गया, इतने लोग खाने चले गए वहाँ पे। दैट वे जो है फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन लोगों ने उसको लाइक किया। बियॉन्ड ए पॉइंट सारे देश में एक तूफान आ गया, झालमुड़ी जो है। तो है, उनको कुदरत का वरदान है, उनको वो जिस चीज़ को छूते हैं वो चीज़ आसमान में चली जाती है। और यहाँ तक बात है कि अब अपन देखिए, अपने जो जेसी शो करते हैं, जब भी जेसी शो करते हैं तो अपन अपने उत्साह में लड्डू कचौरी बांटते हैं। हमारा पुराना शौक़ है सबका, 15 साल से सब लोग साथ हैं, करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि अनु ने कहा, पता नहीं पूर्णिमा ने किसने कहा कि हम झालमुड़ी खाएंगे इस बार। तो अब देखिए नीचे आज लड्डू कचौरी जगह झालमुड़ी हो रही है। अब कहाँ 1000-1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता और कहाँ नोएडा, लेकिन नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी ट्रैवल कर रही है। तो सक्सेस है, उनको ईश्वर का वरदान है। वो जिस चीज़ को छुएंगे चीज़ ब्रांड बन जाएगी, चाहे वो बिहार का मखाना हो, चाहे झालमुड़ी हो, चाहे कुछ और, वो चाय की पत्तियाँ चुनने जाएंगे, चाय की पत्ती हो, एनीथिंग। सर, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली थी। उनके इस मूड को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने कहा ना कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो होता है कर्म करो फिर परिणाम ईश्वर पे छोड़ दो। जब सारा चुनाव पूरा हो गया, चुनाव प्रचार पूरा हो गया, तब फिर चले गए सिक्किम जो है, और फिर अब बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जीवन जो है ना अभाव और गरीबी में बीता। जैसा पढ़ते थे, चाय बेचते सब है, तो ये महंगे फुटबॉल, ये ग्राउंड, ये स्पोर्ट्स के ड्रेसेस, ये कहाँ देखी होंगी। तो बालक मन उनका जो है ना कभी कभी जाग जाता है। तो उन्होंने फिर से बचपन को जिया, बच्चों के साथ इसको खेल करके अच्छा लगा। गदगद होंगे बच्चे तो दैट वे जो है। तो एक अच्छा था, एक मूड की बात है। और कर्मयोगी के रूप में कहिए या बच्चों के प्रिय नेता के रूप में कहिए, वो वहाँ पे आए, उनके मन को भी संतोष मिला होगा। सर, उस दिन जीत के दिन बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल के जनमानस के अनुरूप उन्हें बंगाली वेशभूषा में हमने देखा। आखिर उन्हें देता कौन है इस तरीके के आइडियाज? देखो, वो तो भी ऑल इन वन है। कोई पीएमओ का आदमी इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, कोई एड एजेंसी नहीं पहुंच सकती, कोई स्टाइलिश नहीं पहुंच सकते, कोई डिज़ाइनर नहीं पहुंच सकते। नरेंद्र मोदी खुद ही आइडिया लाते हैं। आई थिंक ड्रेस भी खुद ही डिज़ाइन करते होंगे। इतनी ड्रेसेस वो बदलते हैं, देख के डिज़ाइन करते होंगे। तो शौक़ है, और ईश्वर ने ऐसा उनको बॉडी दी है कि हर ड्रेस उनको सूट करती है। आप देखिए, कुछ लोगों ने पहले आपत्ति की थी, उनका मैं वही पहनूंगा जो मेरी बदन को सूट करता है, जो किया उन्होंने। तो वाकई कहना चाहिए कि नाउ ही इज़ ए मास्टर माइंड है, कहो कि सुपर जो है ना स्टाइलिश कहिए या ड्रेस डिज़ाइनर कहिए, वो करते हैं।
और देख कितना बाबू मोशाई की मुद्रा में किस तरह से आए वहाँ, और वो हर चीज़ ब्रांड बन जाती है। अब आप देख लेना बाजार के अंदर वो धोतियाँ मिलना कम हो जाएंगी। वो जो उन्होंने पहनी है बंगाली धोती होती है उसकी मांग बढ़ जाएगी एकदम से। और बहुत से पॉलिटिशियन घर भाजपा के लोग तो नहीं पहनेंगे, सोचेंगे हम कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पॉपुलर हो जाएगी धोती इस तरह की जो है। तो ये है उनका एक अंदाज है अपना, गुड मूव। सर आखिर 9 मई को कौन लेगा कोलकाता राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ? देखो, एक बार तो अमित शाह ने संकेत दिए थे कि अब कलकत्ता प्रयोग करने का समय नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसा प्रयोग करने का समय अब नहीं है इन ए वे, ठीक है ना। लेकिन राजनीति की मजबूरियाँ होती हैं, कई दफ़े विचार बदलता भी है व्यक्ति का। तो अगर पुरानी विचारधारा से जाते हैं कि प्रयोग करने का वक्त नहीं है, तो नेचुरल चॉइस तो शुभेंदु हैं, देखिए। और फिर आला कमान का फैसला है दैट वे, किस पे क्या क्या फैक्टर वो देखते हैं, बदलते हैं माहौल में क्या किस तरह से है। लेकिन ये बात तय है, अगर उनको अवसर मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो ही विल बी सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनते हैं और फिर मान लो डिप्टी सीएम होम के साथ रहते हैं, तब भी ही इज़ ए कॉम्पिटेंट पर्सन जिसे है। और आज आवश्यकता है इस बात की, कलकत्ता में जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है जिसे कहना चाहिए, वो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में कहिए चाहे होम मिनिस्टर के रूप में कहिए, ही इज़ ए प्रॉपर पर्सन, इज अप्रोप्रिएट पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन एंड टू फाइट टीएमसी ऑन रोड्स। सर, क्या नए मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का कोई पद होगा, और अगर होगा तो कौन कौन है इसके दावेदार? देखो, नरेंद्र मोदी अमित शाह के फार्मूले में इन दिनों उप मुख्यमंत्री के 2 पद लगभग हर राज्य में आते हैं, यहाँ भी होंगे। अब कौन होंगे तो नाम कुछ भी चलाइए, लेकिन ऐन वक्त फैसला तो वहीं होगा। उसमें से एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो लेट्स सी इन द कमिंग 3-4 डेज व्हाट कम्स आउट। सर, विधायक दल की बैठक के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर की तरह चुना गया है। अमित शाह जा रहे हैं, उसके पीछे के मायने क्या हैं? 2 मायने हैं। एक तो जब मेहनत की थी, परिश्रम किया था, हार्ड वर्क किया था, उस सफलता को अपनी आंखों से देखना। नरेंद्र मोदी तो जिस दिन शपथ होगी उस दिन देखेंगे उसको, अमित शाह एक दिन पहले देखेंगे, आप ये मानिए। और दूसरा क्या है कि बड़ी घटना है वो, और अगर इनके मन में किसी नए नाम को लाने का प्लान है या कुछ ऐसा नॉन पॉलिटिकल टाइप किसी व्यक्ति को, जैसे सुना था कि उत्कल महाराज, उनको लाने की चर्चा है मीडिया में इस तरह की है, या और कोई ऐसा नया नाम है, तो विधायक दल की बैठक ठीक से हो, कानून व्यवस्था बनी रहे। और फिर दूसरा क्या, कलकत्ता के हालात हैं ना अभी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में है, लेकिन अभी टेम्परेरी कंट्रोल में, उनको स्थायी तौर पे कंट्रोल में आने में समय लगेगा। तो अमित शाह आज ही नहीं, हमेशा आगे भी कई बार वहाँ पे जाएंगे सारी व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है इन्हीं सब कारणों से और उसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देने के हिसाब से, और मुझे लगता है शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा कि आप जाइए वहाँ पे, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छी बात। सर, चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के बैकग्राउंड वाले असामाजिक तत्वों, गुंडों को चेतावनी दी थी कि 5 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनती है तो टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। क्या इस चेतावनी का कुछ असर पड़ा? ये चेतावनी वैसे तो अमित शाह का जो मूल व्यक्तित्व है जी, एंटी सोशल एलिमेंट्स को हैंडल करने का, उसके अनुरूप है, और असर तो ज़बरदस्त था वहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि उस दिन घर पे ही रहना, घर से बाहर मत आना। जो है तो घबराहट मच गई वहाँ पे जो है। और उसका एक परिणाम ये है कि वहाँ पे जो वोटों का हेरफेर नहीं हो पाया या सड़कों पर हिंसा नहीं हो पाई है, उसके पीछे अमित शाह की चेतावनी का बड़ा असर रहा होगा, ऐसा मेरा निश्चित तौर पे मानना है। तो ये जो चेतावनी उन्होंने दी है, इसका परिणाम देखने को मिला। इस चेतावनी का एक पहलू और है, कुछ लोगों ने कहा गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, उन्हें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई मेरा मानना ये है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वार एंड नाउ इलेक्शन आल्सो। और आजकल जो चुनाव है ना, वो चुनाव नहीं है, युद्ध की तरह लड़ा जाता है। और युद्ध में अपने बचाव के लिए, हमला करने के लिए जो भी तरीका सही लगता है व्यक्ति उसको करता है। और फिर दूसरा क्या था, जो अमित शाह की भाषा थी आम आदमी को समझ में आने वाली थी। इससे गुंडों को तो मैसेज गैस हो गया, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, साथ में आम जनता में भरोसा गया कि व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है, वोट दो, डर निकालो मन से, सेंटर पे जाओ, वोट डाल के आओ। तो इस चेतावनी ने मल्टीपल काम किया वहाँ पे जो है। सर, 60 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल में हिंसा मुक्त हुए चुनाव का श्रेय आप किसे देते हैं? श्रेय तो देखिए बेसिकली तो लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर अमित शाह इस तरह का है, क्योंकि मोर ऑफ द होम डिपार्टमेंट से कंसर्न, और सेंट्रल फोर्सेस आप कहिए, इलेक्शन कमीशन भी किए, अच्छे इंतजाम किए उन्होंने। सेंट्रल फोर्सेस में सारी फोर्सेस थी, और पहली बार ऐसा हो कि सेंट्रल फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे CRPF है, BSF है, CISF है, इनके सब DGs की मीटिंग हुई वहाँ पे। और प्रवीण रंजन जो DG हैं CSF के, सीनियर मोस्ट हैं शायद,
उन्होंने उसकी अध्यक्षता करी वहाँ पे, उसको कोऑर्डिनेट किया वहाँ पे, और एक अच्छा सब फोर्सेस ने मिल के काम किया वहाँ। ये फोर्सेस प्लस लोकल पुलिस, उनके साथ जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको मिल के उन्होंने काम किया। तो बेसिकली क्या हुआ कि 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस, 70,000 वहाँ की पुलिस प्लस सेंट्रल दूसरी एजेंसीज हैं, इन सब ने मिलकर जो कोऑर्डिनेशन था, इलेक्शन कमीशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन था, द एंटायर क्रेडिट गोज टू एवरीवन अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। सर, इस चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैसा रिस्पॉन्स मिला बंगाल में? ही इज़ ए हीरो। देखिए, वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग टूट के पड़ते हैं। डिमांड आती है हमेशा कि 1 सप्ताह के लिए योगी को भेज दो, और ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, इसलिए उनको भेजते हैं। उनके कॉल पे ही जाते हैं वहाँ पे जो है। अब भी मेरे ख्याल से 10-12 दिन वो रहे वहाँ पे, 20-22 रैलियाँ करी वहाँ पे, और एक मैसेज चला गया कि बुलडोजर वाले बाबा आ गए हैं वहाँ पे जो है, और वो भाषा वैसी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, वोट डालने जाओ, और चुनाव के बाद में ये जो मौलवी हैं या माफिया हैं, गुंडे हैं, ये सब झाड़ू लगाते नजर आएंगे बंगाल की सड़कों पे, गो एंड वोट। तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं वो। तो ही इज़ अ थर्ड हीरो जिसे कहना चाहिए आफ्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये, और फॉलोड बाई आसाम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी इसी लाइन पे हैं। गुड। योगी का मतलब जिसे कहना चाहिए वो स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। योगी पॉपुलर है, और योगी हिंदू सेंटिमेंट के लिए अक्रॉस द कंट्री पॉपुलर हैं, और उनका सही उपयोग क्या हो ये नरेंद्र मोदी जानते हैं। सर, 4 मई को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा था, क्या आपको लगता है कि कोलकाता के बाद अब नरेंद्र मोदी की निगाहें 2027 को लेकर लखनऊ पर हैं? एब्सोल्युटली। हालांकि इसका एक पहलू और भी है, वो ये है कि एडवांस में उन्होंने वार्न कर दिया अपोजिशन को। जैसे अमित शाह ने वार्न किया था अलग भाषा में, अलग अंदाज में, अलग विषय पे, तो उन्हें पॉलिटिकल भाषा में वार्न कर दिया कि बी केयरफुल। इशारा था अखिलेश यादव की ओर, वो भी चिंतित हुए होंगे। और जो मैसिव टर्नआउट हुआ है, हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है बंगाल में, जो हुआ है वो अद्भुत था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हिंदू कंसोलिडेशन कैन बीट नाउ इजीली मुस्लिम कंसोलिडेशन। तो उनके लिए चिंता का विषय होगा ना अखिलेश यादव के लिए। तो इशारा बिल्कुल क्लियर था उनका कि नेक्स्ट मंजिल अपनी लखनऊ है, वहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश है। और इशारा जो था वो निश्चित तौर पे सपा पार्टी अखिलेश यादव की ओर था। सर, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड बहुमत के बाद में लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर भाजपा की निर्भरता उत्तर प्रदेश पर कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स, ऐसा निश्चित तो लगता है, क्योंकि बिहार में 40 सीट हैं, % बहुमत है इनका। अब यहाँ देखिए कितनी सीट हैं और % बहुमत है दैट वे, और आगे बहुमत आएगा। तो कंपेयर्ड यूपी हालांकि यूपी यू कांट रिप्लेस विद कलकत्ता और पटना जो है 80 सीटें हैं, लेकिन बट स्टिल एक ब्रॉड वे में कहा जा सकता है कि ऐसा है दैट वे जो है। दूसरा क्या है कि अपोजिशन जो है थोड़ा सा वहाँ पे यूपी में एक बात और है, डिसेंट है थोड़ा अपोजिशन। अखिलेश यादव वगैरह थोड़ा डिसेंट और डिग्निफाइड तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं अपनी दैट वे जो है, वो इन राज्यों में नहीं है दैट वे। अभी जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है एग्रेसिव पॉलिटिक्स की। तो निश्चित तौर पे माना जाना चाहिए कि यूपी पे निर्भरता एज ए स्ट्रैटेजी भी कम होगी उस तरह से, और ये जो एग्रेसिव स्टेट्स हैं बिहार है और इधर ये बांग्ला जो है, इन पर निर्भरता बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में भाजपा की रणनीति में, लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति में, बहुमत के लाने की रणनीति में जो है उत्तर प्रदेश में निर्भरता थी वो रहेगी, अपेक्षाकृत कम रहेगी। सर, चुनाव हारने के बाद 5 मई को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं लोक भवन जाके इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं नैतिक रूप से चुनाव जीत चुकी हूँ। अब ऐसे में उनके आचरण को आप कैसे देखते हैं, और सचमुच अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प है? It's unbecoming of a former chief minister or a senior politician. It is very immature action. It doesn't suit the stature and personality of Mamta दीदी, इसे कहते हैं। न जाने किस आवेश में, किस भाव में उन्होंने कहा, ये कह के उन्होंने अपना कद भी गिराया, अपने समर्थकों को भी थोड़ा सा एम्बेरस किया इस तरह से, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उन्हें बहुत शालीनता के साथ, स्टालिन की तरह, विजयन की तरह दूसरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जाके राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। और इस्तीफा ही नहीं, राजभवन के अंदर जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें बैठना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए, एक बुके भी देना चाहिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा बांग्ला का जो है, अमित शाह मिलेंगे वहाँ पे, उनके साथ जो राजभवन में टी होती है उसमें भी शामिल होना चाहिए, ग्रेस दिखानी चाहिए। लड़ने के लिए सारी उम्र पड़ी है, सारा जीवन पड़ा है, 5 साल पड़े हैं, आज ग्रेस दिखाइए। तो मैं ऐसा मानता हूँ इट वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ ममता, जिसको वो
अब तो अपने आप ही सुधर गया, विधानसभा भंग हो गई, ये तो कोई मुद्दा नहीं रहा जो है। और आपने विकल्प की बात की थी, वो स्टेज ही नहीं आई है कोई विकल्प की। वैसे गवर्नर को 164 में, और ऑटोमेटिकली अब विधानसभा भंग हो गई तो स्वतः सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। अगर उनको कोई ग्रीवांस है तो कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ वो चैलेंज कर सकती फैसले को। बहरहाल एट द मोमेंट दिस क्वेश्चन हैज़ गॉन एब्सोल्युटली इररिलेवेंट कि ममता दीदी इस्तीफे की धमकी देंगी, तुम कैसे हैंडल करेंगे। द इशू इज ओवर बाय नाउ। सर, बंगाल से जुड़े हुए राजनीतिक प्रेक्षकों का ये कहना है, हालांकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, लेकिन कुछ सीमा तक उनका जलवा या करिश्मा अभी बरकरार है। आपको क्या लगता है? ब्रिलियंट क्वेश्चन। कल जो उन्होंने इस्तीफे की नहीं देने की बात, उससे उनका बहुत गिरा है एकदम से। लेकिन ना, टाइम इज़ ए हीलर। उसके समर्थक निराश हुए थे, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। कहीं खड़ी होंगी तो 500, 700, 800, 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा साथ आके देखने के लिए। और राजनीति में सत्ता में नहीं होने के कारण से 50 लोग इकट्ठे नहीं होते, बुलाना पड़ता है फ़ोन करके। मान लो कोई एक्स चीफ मिनिस्टर है या एक्स है तो कहीं जा रहा है दौरा करने के लिए, मान लो, तो बुलाना पड़ता है फ़ोन करके वर्कर्स को, यार 5 तुम लेके आना, 5 तुम लेके आना, तो एक 50 आदमी तो दिखे वहाँ पे सामने देखने के लिए जो है। ममता जो यहाँ पे भी है, वो तो क्या स्ट्रीट में सड़कों पे रहेंगी, तो 50, 100, 200, 400 आदमी हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो हम प्रिसाइजली कंक्लूड कर सकते हैं कि बंगाल के जितने पॉलिटिशियंस हैं अभी जो है, उस तरह से इस हार के बावजूद जो है एक लिमिटेड वे में जो है ममता का अपना अस्तित्व अभी है। एक थोड़ा सा आप मुझसे कही कि जलवा कह दीजिए, करिश्मा कह दीजिए, वो कह दीजिए, एक बहुत लिमिटेड वे में, वो अभी पूरे तौर पे समाप्त नहीं हुआ है। उसका समाप्त होने में भी समय लगेगा, अभी है वो। सर, इन सारे हालात में अब टीएमसी का भविष्य क्या होगा? क्या आगे ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं 2/3 विधायक और कुछ सांसद? देखो, ममता को शुरू से शक है। विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा मुझे शक है पार्टी के लोग शामिल थे इस षड्यंत्र में मुझे हराने के, दैट वे जो है। और कई लोग दबी ज़बान से बात करते हैं अभिषेक बनर्जी के बारे में कि उनके IT केस हैं, ED केस हैं, CBI केस हैं। कई लोग बात करते हैं इस तरह की कि दबाव में आएंगे कभी तो हो सकता है वो कंप्रोमाइज़ करें और 1/3 लोग के चले जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ममता के रहते 1/3 लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं। ऐसा अभी तो चांस नहीं लग रहा। 6-8 महीने में हो जाए तो नहीं कह सकते। अभी एट द मोमेंट ऐसा कोई आसार जो है वो दिखाई नहीं देता है, दैट वे। तो सर फिर कैसा होगा ममता दीदी का आने वाला कल? देखो, ये दो अलग अलग हैं। TMC ममता थोड़ा सा हैं तो एक, लेकिन फिर परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। TMC मृत्यु द्वार पे है, आप कह सकते हैं। ममता नहीं है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसमें जो है। और फिर ख़ास बात क्या है, बंगाल की राजनीति में एक बार जो घर चला गया वो कभी लौट के वापस नहीं आया जो है। जनता ने एक बार जैसे रिजेक्ट कर दिया, उसको वापस नहीं बुलाया। जनता की निगाह से एक बार जो उतर गया वो वापस नहीं आया। 1972 के बाद से उसमें एक एक्सेप्शन हुआ था, आज तक कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं हुआ कि जनता ने एक बार नकार दिया फिर वो व्यक्ति सत्ता में लौट के आ गया। उस फार्मूले से अगर देखें तो फिर ये कह सकते हैं TMC इज़ ए हिस्ट्री नाउ। सबसे पहले कांग्रेस थी, लेफ्ट पार्टी आई, लेफ्ट गई, लौट के नहीं आई। ममता आई, गई, इट इज़ टू बी सीन कि कभी लौट के आती हैं कि नहीं। जो हिस्ट्री है वो ये कहती है लौट के नहीं आता, व्यक्ति इंडिविजुअली जिंदा रह जाता है, दैट इज है। पार्टी लौट के पावर में आए, आज की तारीख में तो नहीं है। बाकी जो व्यक्ति हारने वाला होता है उसके मन में बड़ा आत्मविश्वास होता है, नहीं मैं लौट के आऊँगा, आई मेक ए कम बैक। तो लेट्स सी ममता इसे एक्सेप्शन कर पाती हैं कि नहीं। कि जहाँ तक ममता के आने वाले कल का सवाल है, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि राजनीति के अलावा ममता को कुछ नहीं आता। एक किताब में भी लिखा है, शी नोज नथिंग देन पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में वो सरेआम कहती हैं कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन फाइट एनीथिंग एंड आई विल बी ऑलवेज ऑन द स्ट्रीट्स। तो बेसिकली क्या वो स्ट्रीट्स फाइटर है, उसका सारा जीवन राजनीति में बीता है जिसे कहना चाहिए। शी हैज़ एक्सपर्टाइज इन पॉलिटिक्स ओनली। तो पॉलिटिकल लाइफ के अलावा उनके सामने कोई दूसरा जीवन, दूसरा आकर्षण नहीं है। तो आने वाले दिनों में इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए भाजपा सरकार को कि ममता विल ऑलवेज ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑलवेज ऑन द रोड्स। और आप इस बात के लिए तैयार रहिए, छोटा मोटा आंसू गैस तो अभी नहीं आएगा क्योंकि इतना समर्थन उसको नहीं है, लेकिन उसको पकड़ने का, जेल में करने का, जमानत करने का, इस मतलब शी विल बी ए रेगुलर इरिटेंट इन फ्रंट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट बिकॉज शी इज़ बेसिकली ए स्ट्रीट फाइटर। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि 2029 में राहुल गांधी की जगह इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें, या क्या होगा इंडी गठबंधन का भविष्य आने वाले समय? देखो, ममता नेतृत्व करे तभी उनके सामने उन्होंने पहले दिन ही बयान दे दिया कि मैं इंडी में हूँ, ठीक है।
हालांकि इंडी से उनका मोह भंग हो चुका था। और राहुल गांधी और ममता एक दूसरे को कैसे देखेंगे नहीं देखेंगे। पहली बात तो है कि राहुल गांधी अब वो उस स्थिति में नहीं रहे कि खुद वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करें या उनको ऑफर हो। स्टालिन हार गए, ममता हार गई इधर से, दैट रीजन है। और दूसरा क्या है, मैं नहीं समझता कि ममता जो है ना अभी ऐसी कोई स्थिति में है या इंडी ऐसी स्थिति में है कि ममता को अपना संयोजक अपॉइंट कर ले या उसका नेतृत्व राहुल की जगह उन्हें सौंप दे। और रही बात इसकी इंडी खुद का, तो इंडी खुद डीरेल्ड है इस समय। इंडी गठबंधन जो है, ऐसा लगता नहीं है इंडी गठबंधन, ये दो तो ये विकेट गिर गए उनके वैसे ही, जैसे भी उनके साथ थे जिस तरह से जो है। अभी क्या है कि वैसे भी नेतृत्व विहीन स्थिति में इंडी गठबंधन, लोग रह के राहुल गांधी की तरफ देखते हैं। और राहुल गांधी क्या है आप सब जानते हैं, नो होप एट द मोमेंट जो है। इसलिए न तो कोई इंडी गठबंधन का भविष्य भी दिखाई देता है एट द मोमेंट, और चूंकि उसका गठबंधन नहीं है और ममता पावरलेस है, अभी एक पावर में नहीं है, तो उनको भी नेतृत्व सौंपने में बहुत दिक्कत है। मुझे उसकी उम्मीद फिलहाल अभी कम दिखाई देती है। सर Yes. चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन ममता की पार्टी की सर इतनी बुरी हार क्यों हुई? इसलिए हुई कि बेसिकली हार के कारण अगर आप देखो तो आप कह सकते हो मिस रूल, करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस जिसे कहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, और उसके बाद में जो मिस यूज़ ऑफ पावर है हर लेवल पे, उसको आप कह सकते हैं। और बुरी हार इसलिए है ना, आप देखिए खुद चुनाव हार गई। कोई सोच नहीं सकता कि ममता चुनाव हार सकती है, और सामने वाले दो में लड़ रहे थे। लोगों ने भी सोचा होगा चलो एक में जिता लो ममता को, एक वहाँ करेंगे, लेकिन आक्रोश इतना था और एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर इतना ज़बरदस्त था कि ममता नहीं जीती, और अच्छे खासे शायद 15,000 वोट से हार गई वो। फिर आप देखिए 63% कैबिनेट हार गई, 22 मंत्री हार गए, केवल 13 जीते 35 में से, दैट इज है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हार बुरी हुई है, लेकिन वही बात है ना, जो व्यक्ति गिरता है फिर गिरने की सीमा नहीं होती, तो ममता उसी का शिकार हुई है। सर मैंने सुना है कि ममता की हार का बहुत बड़ा जो कारण है वो लोअर लेवल का ग्रास रूट करप्शन रहा, आम आदमी जिसकी वजह से परेशान हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका कहना सही है कि ग्रास रूट करप्शन, और कभी कभी ऐसा होता है लीडर को मालूम नहीं पड़ता कि नाक के नीचे क्या हो रहा है। ब्रॉडली मालूम होता है, लेकिन किस लेवल पे ग्रास रूट पे करप्शन चला गया है, छोटी छोटी बातों में जिसे कहते हैं, वो पता नहीं चल पाता कई दफ़े। वो एक डिफरेंट इशू एक पता था कि नहीं था, लेकिन ये सच है कि ग्रास रूट करप्शन ऐसा हो गया था, आम आदमी परेशान था। मैं एक शादी में कलकत्ता गया, वहाँ एक आदमी मिला मुझे, तो उसने कहा भी ममता दीदी ये चली जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ अभी? बोले हमारे इलाके में शांति हो जाएगी। मैंने कहा क्या शांति हो जाएगी? बोले मैं मकान का रिपेयर कर रहा था, रंग रोगन कर रहा था, पेंट वेंट कर रहा था, तो टीएमसी का लोकल वर्कर मेरे घर आ गया। वो बोला साहब कितना खर्चा कर रहे हो? मैंने कहा 15 लाख। उनका 10% मैं लूँगा, 1.5 लाख रुपए। तो बोले दिए मैंने। तो इस तरह का जो ग्रास रूट करप्शन था ममता सरकार के पतन में, उसका भी योगदान रहा है। वैसे तो क्या होता है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड देयर आर नो रीजंस फॉर फेलियर्स, लेकिन चूंकि हम एक बात कर रहे हैं डिस्कशन में, तो उसमें कह सकते हैं कि हाँ, जो ग्रास रूट का करप्शन था ये भी एक पतन का कारण था। सर क्या इन चुनाव में आपको लगता है कि टीएमसी से बेहतर रहा बीजेपी का महिला कार्ड? ऑफ कोर्स, देखो बीजेपी के लोग मास्टरमाइंड लोग हैं, अमित शाह खुद तो हैं, उनके नीचे के लोग भी अब ट्रेंड हो गए हैं, दैट वे जो है टीम ट्रेंड हो गई है। सीधा क्या क्या वहाँ 1500 मिल रहे थे, 1000 प्लस 500 बढ़ा दिए थे दीदी ने अभी फरवरी में, 1500 मिल रहे थे पर मंथ। इन्होंने सीधा कह दिया 3000 रुपये देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि 3000 देंगे। एक विश्वास पैदा करने के लिए, माहौल पैदा करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, नारा था वहाँ पे भ्यो ना विश्वास है, ऐसा नारा चला था। तो मैं से ट्रैवल कर गया वहाँ पे कि ये लोग ज़बान के धनी हैं, ये कह रहे हैं तो पैसे देंगे। फिर 33% वुमेन रिजर्वेशन का जो नारा था या जो प्लान है बीजेपी का, 29 से पहले कर लेंगे इसको, वो उसका जो एक आश्वासन को, अट्रैक्शन को जो है, उसको जो है उसने भी काम किया। तो कुल मिला क्या है कि बीजेपी प्लेड देयर वुमेन कार्ड बेटर देन ममता। सर 4 मई की शाम को बीजेपी मुख्यालय पर जो विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को जो माला पहनाई गई, वो माला उन्होंने खुद ना पहन के नितिन नवीन के गले में डाल दी। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि उस दिन पहली बार भाजपा के मंदिर में नरेंद्र मोदी ने नितिन की प्राण प्रतिष्ठा करवाई बाकायदा, कि भाई इसे सीरियसली लो, ये पार्टी प्रेसिडेंट है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि सीनियर लीडरशिप उसको ज़्यादा सीनियर नहीं मानते, कई ऐसी घटनाएं आई, शिकायत भी हुई। नितिन ने खुद भी शिकायत करी, लोग संबोधित कर रहे हैं कि नितिन करके, और वे नितिन जी हैं, अध्यक्ष हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई।
दूसरा क्या हुआ, पूरे कैडर के अंदर जो है ना एक मैसेज चला गया कि ही चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पहले अमित शाह का तो कहती हैं, लेकिन फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ने उसको ओन किया एक तरह से, ही इज़ माई चाइल्ड जिसे कहते हैं, सपोर्ट हिम जो है, इसका मैसेज था एक तरह से। तो वो तो गदगद होगा। तो यही समझ में नहीं आया होगा नितिन जी को कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में, ये प्रधानमंत्री पहना रहे हैं, लेकिन लक और डेस्टिनी और वर्कर तो हैं ही वो। और प्रधानमंत्री में सोचा समझ के कि हम यंग लीडरशिप को आगे लाना है, इसलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी है। अगर हमारा ये प्रयोग फेल हो गया तो यंग लीडरशिप आ ही नहीं पाएगी वहाँ पे जो है ना। एक अच्छा मैसेज था, पूरी जो जनरेशन है भाजपा की, जिस जनरेशन चेंज की बात हम कहते हैं, न्यू जनरेशन, उसमें अच्छा मैसेज गया। क्या प्राइम मिनिस्टर इतने यंग आदमी को इस तरह से मान सम्मान दे सकते हैं, चलो आगे बढ़ाओ, नारा लगाओ भगवा का। तो सर, बंगाल चुनाव में पार्टी अध्यक्ष के रूप में आप नितिन नवीन की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? अच्छी थी। पहला तो उनका मास्टरमाइंड मूव तो था ही, एक कायस्थ को वहाँ भेजने का। बहुत लोग हैरान हुए थे कि बंगाल में कायस्थ का क्या काम, उस तरह से जो है। तो बाद में पता लगा कि वहाँ जो भद्र लोग के पूरी कॉन्स्टेंसी मानते हैं उसको, स्वर्ण वर्ग प्लस कायस्थ एक बड़ा वर्ग है। वहाँ की राजनीति और सांस्कृतिक चेतना में उसका बड़ा रोल है। कम से कम 3% वोट उनके हैं, 40-50 सीटों को लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। आज तक का इतिहास ये है बांग्ला का कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर या तो रहा है ब्राह्मण और या रहा है कायस्थ, मतलब भद्र लोग का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा है, चाहे ज्योति बसु हो चाहे कोई दूसरा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो भी ब्राह्मण है। इस बार इनके जाने के बाद में एक कास्ट फैक्टर तो इंडिया में जो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन है ज़रूर, उसने बंगाल में काम किया। तो उन लोगों ने मन बनाया कि यार ममता कुछ ज़्यादा ही अपीजमेंट कर रही है, चलो छोड़ो, अब चलते हैं इधर। नितिन के कंधे पर हाथ रख दिया उन्होंने, दैट वे है। तो वो जो भद्र लोग जिसको हम कहते हैं, वो पूरा का पूरा काफ़ी हद तक जो इधर आया, उसमें एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना ये था ही। नरेंद्र मोदी का चार्म अपनी जगह है, अमित शाह का ग्राउंड वर्क अपनी जगह है, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में जो रोल था इसका, उस रोल को इन्होंने अच्छे से किया। प्लस दूसरा क्या है कि वो जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी, वो इन्होंने बहुत अच्छा किया दैट वे। और काफ़ी अच्छा एक इनका जाने आने का और विनम्र भाव जिस तरह से किया, तो आप कह सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, जो प्रवासी हैं, बिहार के लोग हैं प्रवासी, बहुत से मजदूर हैं वहाँ पे, आसनसोल में, दुर्गापुर में, सारा, उन सब में इनका अच्छा इम्पैक्ट था। तो कुल मिला के क्या है कि एक अच्छा प्रयास था। और जो भाजपा ने सोचा था कि बंगाल के चुनाव में रेलेवेंट रहेंगे, वो अनुमान जो आकलन था वो सही निकला। सर, प्रधानमंत्री की भावनात्मक अपील कि अगर पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से चलता रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, कितना कारगर रहा ये हिंदू वोट के कंसोलिडेशन में? यही जीत का सबसे बड़ा कारण था, ये गेम चेंजर था। प्रधानमंत्री की अपील लोगों के दिल में उतर गई और लोगों को भरोसा हो गया कि अगर हमने इस बार मौका खो दिया तो ये जो पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, दूसरा मुस्लिम राज हो जाएगा। तो इट हेल्प्ड एंड इट इंस्पायर्ड मेजर कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू फोर्सेस। और जीत का सबसे बड़ा कारण भी जो है ना वो यही बना, जिसे कहना चाहिए। तो ये जो शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने, जिससे वो आगे जो है ना वो मोमेंटम लेता चला गया। और उसका अंतिम परिणाम उसमें जो हिंदू फैक्टर है, इसका कैसा इस तरह का इम्पैक्ट हुआ कि भाजपा ने क्या किया, एज ए स्ट्रैटेजी जो है ना, 100 वोट हैं मान लीजिए, उन्होंने कहा 28 तो मुस्लिम वोट हैं, छोड़ दो, बाकी रह गए 72 पे फोकस करो, सेलेक्टिव फोकस करो, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज इन ऑल द 100 जो है। उस 72% में जो है 66% वोट जो है हिंदू वोट जो भाजपा को मिला। दूसरे शब्दों में पहले क्या था, 10 में से 6 वोट मिलते थे हिंदू के भाजपा को, अब 10 में से 7 वोट मिले। और इस एक वोट के अंतर ने भाजपा को 207 सीटों पे पहुंचा दिया। तो ये जो शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने उस अपने भाषण से, उस इमोशनल स्पीच से जो है, उसका अंतिम परिणाम ये निकला कि हिंदुत्व का जो कार्ड था, आप कहिए हिंदू कंसोलिडेशन था, वो इतना ज़बरदस्त हुआ, एक्सट्रीम पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स जिसे हम कह सकते हैं, उसका परिणाम है 207 सीट। सर, इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा फहराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आखिर रणनीति क्या रही, जिसमें सबसे पहले अमित शाह का अद्भुत चुनावी प्रबंधन देखने को मिला, उस पर मैं आपसे समझना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुबह 3 बजे को बैठ के लेना, काम करना, वो भी एक अध्ययन का विषय है। अमित शाह भी जो है दैट वे जो है कितना काम करते हैं। अब देखो राजस्थान के चूरू का चुनाव भी वो लड़ाएंगे, मान लो बैठ के एमएलए का किसी का होगा, तो आसाम के अंदर डिब्रूगढ़ का चुनाव भी वो लड़ाएंगे। गजब, एक आदमी के मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, मेहनत के अंदर जो है, तो उनका प्लानिंग है, उनका अद्भुत रोल है जिसे कहा जाए। नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की स्ट्रैटेजी और हार्ड वर्क, दिस इज़ द कंबाइन ऑफ दिस सक्सेस ऑफ बांग्ला।
सर, अमित शाह 15 दिन बंगाल में रहे, पन्ना प्रमुख स्ट्रैटेजी पर काम किया, लगभग 44,000 मतदान केंद्र थे जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 15 दिन पे बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने घोषणा की थी उसमें, मैं 15 दिन के लिए बंगाल आ रहा हूँ। वो मैसेज तो था टीएमसी के लोगों के लिए, मैं हूँ वहाँ पे, मैं फेस करूँगा, आई विल कन्फ्रंट विद यू ऑन ग्राउंड 1 to 1, मैं 15 दिन आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग इस सारी स्ट्रैटेजी को बंगाल को समझने में, वहाँ की भाषा को समझने में, लोगों को समझने में किया, एंड इट वाज ए सक्सेस। सर, एसआईआर की स्ट्रैटेजी क्या रही? एसआईआर का फैक्टर कितना काम किया? एसआईआर फैक्टर देखो गूगली है। वैसे तो मैंने कहा आपसे, दोनों दल, टीएमसी तो यही मानती रहेगी हारने के बाद कि एसआईआर ने मरवा दिया, एसआईआर ने हरवा दिया। और भाजपा के लोगों में एक इनडायरेक्ट उस तरह का है मन में भाव कि शायद हमें एसआईआर का कोई लाभ मिला हो। लेकिन अंतर इतना ज़्यादा है 80 और 207 के बीच में कि अब कोई भाव दूसरा काम नहीं करेगा। इलेक्शन फेयर है, लेकिन फिर भी मन का एक भाव तो आता है कि चलो हमारे 10 काम थे जीतने के, तो एक उसमें एसआईआर भी रहा। हालांकि फैक्चुअली करेक्ट नहीं, क्योंकि गैप इतना ज़्यादा है। इट गिव्स यू ओनली मेंटल सेटिस्फैक्शन। एंड सर, पोलराइजेशन ऑफ हिंदू वोट्स जो अभी आपने वो मैंने आपसे कहा बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री स्पीच से मिली। अमित शाह ने बार बार उसको हैमर किया, उसको बार बार उसको रिपीट किया उस बात को। भाजपा की पूरी लाइन ने इस बात को रिपीट किया और सारा प्रचार तंत्र इसी बात पे रहा कि ये पोलराइजेशन कर लो, ये आखिरी मौका है। अब 5 साल अगर और आपने टीएमसी को दे दिए तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। इट वर्कड। सर, राष्ट्रवाद का नैरेटिव और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, ये जोड़े दौड़े उन्होंने उसके अंदर जो है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, घुसपैठियों को बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो। इस नारे ने काम किया, इस भावना ने काम किया। ये जो हिंदुत्व का जो सेंटिमेंट है वो एक पैकेज है, उसमें तीनों पॉइंट शामिल हैं। इसके अंदर हिंदुत्व भी शामिल है उसमें जो है, और राष्ट्रवाद भी शामिल है, और राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम भी शामिल है। इनका पैकेज मिला के तीनों का पैकेज विच इज इक्वल टू हिंदुत्व कहिए, हिंदू कार्ड कहिए, हिंदू कंसोलिडेशन जिसको आप कहिए, एंड इट वर्कड। बट सर, जय श्री राम की जगह माँ काली का नारा, काबा बनाम माँ काली। टीएमसी के एक सांसद ने कहा कि मुस्लिम इलाकों में कि मेरे दिल में काबा है, मेरी आंखों में है मदीना, बड़ा वायरल हुआ था। अब इसका जवाब दिया काबा वर्सेस माँ काली के मुद्दे को लेकर। उस काबा वायरल ने तो मरवा दिया लोगों को सामने, मौका मिल गया बीजेपी को, उसके मुकाबले में इन्होंने दूसरा वायरल कर दिया। और वायरल करने का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बीजेपी का बेटर है उस एमपी के बजाय जिसने एमपी ने किया था। तो जो एक माहौल बना, पोलराइजेशन हुआ, उसमें इस नारे ने, इस ये जो गीत बजा आपका जो भी स्लोगन था ये, इसने भी काम किया। इट वर्क इन फेवर ऑफ बीजेपी। सर, मतदाताओं के बीच में भय के माहौल को खत्म करना, भरोसे का माहौल पैदा करना, क्योंकि ममता दीदी ये भरोसा खो चुकी थी, ये था क्या फैक्टर? बिल्कुल सही है, नारा था भाजपा का, भोए ना भरोसा। कैंपेन चला बड़ा कि भरोसा करिए, क्यों भरोसा खो चुकी हैं और भय हटाइए। बेसिक बात ये थी ना कि वहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि भय से लोग वोट देने नहीं जाते थे, ऐसा मानना है लोगों का। सोसाइटी से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर लोग खड़े होते थे, ताला लगा होता था, कहीं नहीं जाना, बैठो, और उनके वोट फिर दूसरे लोग डाल देते थे। एक ऐसी थ्योरी, एक फिलोसफी चली आ रही है इसके अंदर, और भाजपा ने इसको एनकैश किया कुल मिला के, जिसमें अमित शाह की वो धमकी भी काम आई कि घर पे बैठे रहना, सड़क पे मत आना, उल्टा लटका दूंगा उसको है। तो टोटल जो है पैकेज वो ये है। सर, पहले टीएमसी के गुंडों की सार्वजनिक पिटाई, फिर 2.5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट। आपको लगता है कि इस तरीके से पहले लोगों के मन से डर हटाया और फिर उसके बाद अपना विश्वास जगाया? यार एब्सोल्युटली करेक्ट। इलाके में एक मान लो गली का कोई भी गुंडा है और बड़ी दादागिरी करता आके, पुलिस उसको चौराहे पर ले जाके ठोक दे सबके सामने, दादागिरी तो खत्म है ना उसकी, और डरना कम हो जाएंगे। तो दिस आल्सो वर्कड। हालांकि इसे मानना पड़ेगा कि अजयपाल शर्मा और दूसरे लोगों ने, सेंट्रल फोर्सेस जिसने भी किया, ये ठुकाई करी या बंगाल पुलिस ने करी, बड़ा मर्दा मर्जी काम था। इस तरह से घर से निकालना, उसको ठोकना, चौराहे पे ले जाना, और उसकी जिसे कहते हैं ना मुर्गा बना देना, वो बना देना, कर देना, उसका अधिकार ख़त्म कर देना। तो ये सब बातें हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर में मैसेज देने के लिए, ये पुलिस का 18वीं शताब्दी का तरीका है, आज का नया नहीं है ये, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी यूज़ हुआ होगा। पर सर, इसी संदर्भ में ये सिंघम और पुष्पा का मामला क्या है? अब इसका तो ऐसा है ना, फिल्में लोकप्रिय बना देती हैं व्यक्तियों को। जो है वो अजयपाल शर्मा जो आए हैं वो 2011 बैच के हैं, ज़्यादा सर्विस नहीं हुई मेरे ख्याल से, 15 साल की सर्विस हुई है। लेकिन कोई कोई अफसर ऐसे होते हैं जांबाज, कफन बांध के चलते हैं, जिसे कहते हैं कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो अमित शाह की निगाह में आ गए होंगे, कहीं यूपी में जाते आते, कहीं दिख गए होंगे, अच्छा अफसर है भाई, इसको लगाओ, ये ठीक करेगा लोगों को।
तो जहांगीर के इलाके में वो सबसे ज़्यादा दुर्दांत व्यक्ति माना जाता था टीएमसी में, उसको वहाँ लगा दिया और वायरल कर दिया उसको, उस बात को, तो लोगों को भरोसा हो गया कि ये है। और वो सामने वाला था, उसने पलट के कहा, उसने कहा कि यूपी नहीं बंगाल है ये जो है, और ये लड़ाई फिल्मी स्टाइल में, ये लड़ाई तुमने शुरू की, ख़त्म मैं करूँगा इसको, फिल्मी डायलॉग। तो दोनों पॉपुलर हो गए दैट वे जो है। फिर अल्टीमेटली घर से भाग गया वो, कहते हैं, और फिर चुनाव ही स्थगित हो गया उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, घूम फिर के जो भी हुआ। तो उसने कहा कि मैं पुष्पा हूँ, तुम सिंघम हो, तो क्या है। ऐसे ही रोचक लड़ाइयाँ, ग्राउंड की बातें सारी जो है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मतलब दिल्ली के आशीर्वाद से को या अमित शाह की सपोर्ट से जो है, जो पुलिस अफसर थे, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास, पॉलिटिशियन के सामने जो विश्वास खत्म हो जाता है, वो रिवाइव हुआ। और पुलिस अफसर ने अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को पहचाना और सरेआम जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किया। अजय पाल शर्मा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और केंद्र को इतना अच्छा लगा उनकी परफॉर्मेंस जो है। तो ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें 5 साल के लिए बंगाल कैडर में प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है। तो लेट्स सी, इट मे बी ए गुड एक्सपेरिमेंट। सर, एक और फैक्टर रहा कि लोग बिना किसी डर के इस बार वोट देने के लिए निकले। सच है, ये सब बातों का जो टोटल आउटकम क्या था वो यही तो था ना, भरोसा हो गया लोगों को, भय कम हुआ तो लोग चले गए। ऐसा माना जाता है कि लोग गए इसी तरह से जो है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो स्ट्रैटेजी में नजर आया वो एक तो आरएसएस के रोल को लेकर और 1,75,000 बैठकें, कैसे देखते हैं? ज़बरदस्त है। आरएसएस का रोल हर बार होता है, लेकिन इस बार आरएसएस का रोल प्लस नरेंद्र मोदी का चेहरा प्लस अमित शाह का ग्राउंड वर्क, ये तीनों मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वहाँ पे बना। 3,000 शाखाएं हैं बंगाल के अंदर, हर शाखा पे काम हुआ। मैंने सुना कि आरएसएस के वर्कर्स ने, बीजेपी के वर्कर्स ने जो है 1,75,000 मोहल्ला बैठकें करी, उनका प्रोग्राम किया। तो आरएसएस तो ग्रास रूट पे है ही, देखिए आप उसको माने नहीं माने। तो अब की बार क्या हुआ कि आरएसएस टोटली एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू बीजेपी। कभी कभी ऐसा होता था कि आरएसएस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बार होल हार्टेडली आरएसएस सपोर्टेड बीजेपी। इसलिए मैंने कहा ये पैकेज बना इस तरह का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस लीडरशिप, आप मोहन भागवत कह सकते हैं, दैट वे एट द टॉप लेवल जो है, इट हैज़ गिवन रिच डिविडेंड्स। सर, भूपेंद्र यादव सहित उत्तर भारत से गए किसी भी नेता को चुनाव प्रचार या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं थी, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वजह थी इसके पीछे की? ये स्ट्रैटेजी थी। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय गए थे वहाँ पे, कुछ लोगों ने कहा साहब हिंदी बोलने वाले की जगह बंगाली बोलने वाला होना चाहिए। अब बंगाली बोलने वाले हाँ आउटसाइड बंगाल तो है नहीं लोग इस तरह के, तो ये कहा गया कि ये लोग जाएंगे लेकिन ये वहाँ जाके अपना हिंदी चेहरा नहीं दिखाएंगे एक तरह से जो है। इसलिए इनसे कहा गया कि नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो भाषण, कमरे में रहिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, फील्ड में जाइए, 1 to 1 किसी आदमी से मिलिए, तो ग्रीवेंसेस है वो देखिए, कोऑर्डिनेशन का काम करिए वहाँ जाके, आरएसएस और बीजेपी की मशीनरी ठीक से काम करिए, इसको देखिए जाकर। भाषण नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। और ये निर्देश इसलिए चलते हैं कि पार्टी है, यहाँ हाई कमांड है, उसकी चलती है रुतबा। एक बार अमित शाह ने कह दिया नहीं करना, फिर नहीं करना है। और जो मीडिया का शौक होता है कई लोगों को, किसी नेता ने कोई मीडिया से कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई भाषण जाके पब्लिक के बीच में नहीं दिया वहाँ जा करके, एंड दे कंप्लाइड विद। और उनका ऐसा ही बीजेपी के स्ट्रैटेजी से चाहते थे कि ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाए कि हिंदी वाले लोग आगे डोमिनेट कर रहे हैं, वो किया उन्होंने। तो सर, क्या इसी कड़ी में था कि बंगाल में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी बैनर, पोस्टर्स लगे या होर्डिंग्स लगे, वो सब कुछ बंगाली भाषा में थे? तो इसके पीछे की रणनीति क्या थी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई बंगाली भाषा में भाषण दिया था? नीति बिल्कुल सही थी। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हिंदी का प्रभुत्व नहीं दिखे बांग्ला के अंदर वहाँ पे। पिछले साल जो पिछले चुनाव में जो छपे थे वो हिंदी भी था ट्रांसलेशन और बांग्ला भी था। इस बार का नो, ओनली बांग्ला विल वर्क, और बांग्ला किया उन्होंने। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री अपना भाषण देते थे तो आजकल कई सभाओं में देखा मैंने कि पहला सेंटेंस है ना बांग्ला का बोलते थे उसके अंदर, एक लोकल कनेक्ट करने के लिए, दैट वे जो है। अब आप देखिए इस बार जो है ना कि जो व्यक्ति बंगाली हिंदी वाले किसी व्यक्ति को भाषण जो करने का मौका नहीं दिया, तो उसमें एक अपवाद हुआ उसके अंदर जो है ना। ये मौका अपवाद हुआ, एक तो खुद प्रधानमंत्री जी का अपवाद था, दूसरा अमित शाह अपवाद है, तीसरा नितिन का अपवाद है, और एक का दुक्का कोई लोग गए होंगे करने के लिए। और बाकी देखिए वहाँ स्मृति ईरानी पहुँची वहाँ पे, तो लोगों ने कहा कि ये क्यों आई हैं, तो फिर पता लगा उन्होंने बहुत फ्लुएंटली बंगाली में भाषण दिया। लोग हैरान हुए, तब पता लगा उनके मैटरनिटी साइड जो है वो बंगाल से थी, तो गई हैं ऑल इन वन। तो उनका भी वहाँ पे जो एक्सेप्शन था बंगाली में भाषण देने का उन्होंने किया, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। सर, साथ ही इस स्ट्रैटेजी में ममता बनर्जी की 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का रोल आप कैसे देखते हैं? इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल था। वही मैंने आपसे कहा ना, मिस रूल और पॉलिटिकल मर्डर, ये सारा वही मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर वो था। उसको आप किसी भी तरह से कर लीजिए, सो मेनी फैक्टर्स जो है।
लेकिन ये था बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था बिल्कुल। जैसे आसाम में था तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था, यहाँ पे एंटी था। एंटी होने के वही कारण से सारे मिसरूल है आपका, पॉलिटिकल मर्डर्स हैं, करप्शन है, ग्रास रूट करप्शन है और दूसरी कार्रवाइयाँ हैं, ये सब बातें थी। इसके साथ सर एक और स्ट्रैटेजी देखिए कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में सारे साधन, सारी मशीनरी फूंक देने की बजाय 70% सिलेक्टेड एरियाज में फोकस करते हुए 100% का रिजल्ट अचीव कर लेना। बिल्कुल किया उन्होंने, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट। सर इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत की स्ट्रैटेजी में राजस्थान बीजेपी का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा? राजस्थान बीजेपी सेंट्रल स्टेज पे थी एक तरह से देखा है। पहली बात तो ये कि भूपेंद्र यादव जो प्रभारी थे वो राजस्थान के हैं, फिर सुनील बंसल बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो हैं, फिर चीफ मिनिस्टर खुद गए, फिर राजेंद्र राठौड़ गए, सीनियर लीडर हैं वहाँ पे। वो उधर से दिल्ली से देखें तो धर्मेंद्र प्रधान भी गए, अब इधर से देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत गए। 28 कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मा था, 26 में जीत गए जो है। कैलाश चौधरी गए, उनका भी कुछ ऐसे था, बड़ा हाई रहा सक्सेस रेट, 27 था तो 26 जीत गए समथिंग इस तरह से। अर्जुन मेघवाल गए, तो सारे के सारे राजस्थान से कुल 51 नेता वहाँ पे गए एक तरह से। और ये खास रहा वहाँ पे कि पन्ना प्रमुख का काफ़ी रोल रहा वहाँ पे। राजस्थान के लीडर से अशोक परनामी भी थे, अरुण छत्री भी थे। पन्ना प्रमुख योजना जो है इसमें 800-900 वहाँ पे लोग इसमें इन्वॉल्व थे वहाँ पे, और पन्ना प्रमुख ने भी राजस्थान के नेताओं के साथ साथ वहाँ जो है अच्छा काम किया। चीफ मिनिस्टर खासकर जिन इलाकों में गए, मारवाड़ी वोट काफ़ी थे वहाँ पे, और सबका काम पड़ता है सरकार में, दैट वे है, कलकत्ता से जयपुर आते हैं, तो चीफ मिनिस्टर जहाँ जहाँ गए वहाँ की सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी थी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ममता बनर्जी के खतरनाक मछली नैरेटिव का जवाब बीजेपी ने कैसे दिया? दे दिया, बीच में फंस गए थे एक बार तो, लेकिन फिर होशियारी से निकल गए उसके अंदर से, जनता ने निकाल दिया। एक्चुअली क्या है कि हिंदू कंसोलिडेशन इतना ज़बरदस्त था कि मछली पछली सब पीछे रह गए थोड़ा सा, लेकिन फिर बीजेपी ने स्मार्टली हैंडल किया। हैंडल कैसे किया कि फिर अगले दिन से क्या प्रचार में जब लोग गए तो मोटी मोटी मछलियाँ, 5-5 किलो की मछलियाँ टोकरी में रख के साथ लेके प्रचार करने, लोगों के घर में मछली बांटने में लगे, 200 ग्राम की, 400 ग्राम की, काली मछली, पीली मछली, छोटी मछली, मैं देखता हूँ कलकत्ता में जो है, तो सारी वो बांटने लग गए। और अभी फिर क्या हुआ, उसी समय फिर किसी ने ये कह दिया वहाँ पे जो है कि हमारा जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो नॉन वेजिटेरियन होगा, करने की कोशिश की। फिर अनुराग ठाकुर को भेजा, वो तो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनको तो एक अच्छा अवसर था बढ़िया मछली खाने का जो है, तो गए वहाँ पे, सबके सामने मछली खाई, उसका वीडियो बनाया, उसको वायरल किया जो है, और एक भरोसा अगर लोगों को, हाँ यार बीजेपी के लोग भी मछली खाते हैं। और वो आसाम के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा मैं ममता से ज़्यादा मछली खा सकता हूँ, मांस खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ। तो कुल मिला के सब बातें चली, वायरल हुआ क्या सारा जो है। लेकिन ये क्या हुआ कि बाद में नरेंद्र मोदी की सभाओं से और इससे जो है ना हिंदू कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा हो गया कि मछली वछली सब पीछे रह गए। बट बीजेपी स्मार्टली हैंडल दिस फैक्टर विच वुड हैव प्रूव्ड वेरी डेंजरस। जी सर, मैंने सुना है कि बंगाल में मानवीय आधार पर बीजेपी वालों ने जो गरीब लोगों की मदद की, उससे सर कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बना, तो कोई ऐसा किस्सा आप बता सकते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा एक जगह, एक बीजेपी लीडर जो है बंगाल में अपनी घूमते हुए प्रचार के दौरान मैन टू मैन कनेक्ट, वो पहुंचा है घर के अंदर जो है, वहाँ 2 स्त्रियाँ थी, एक सास थी एक बहू थी। सास मिलने आई पहले, हाँ वही कैसे क्या काम है, तो एक साड़ी पहन के आई, चली गई। उस व्यक्ति ने कहा दूसरा कौन है वोट घर में, उनका बहू है, तो मिलवाओ। तो अंदर गई, बहू आई, 10 मिनट बाद वही धोती पहन के वो बहू आ गई। तो देखो तो बहुत हैरान हुआ कि इस घर में कुल एक ही साड़ी या वो धोती है। तो मालूम पड़ा कि 2 हैं, लेकिन एक वो धुलने गई है, ख़राब हो गई है, तो इसलिए एक ही काम में आ रही है। दैट वे जो है व्यक्ति बड़ा चिंतित हुआ, उसने जेब में हाथ डाला, जितने पैसे थे कुछ निकाल के वहाँ दिए, और आके अमित शाह को रिपोर्ट किया कि साहब आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये देखा। अमित शाह भावुक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ, चुनाव और नो चुनाव हमें थोड़ी इनकी मदद करनी चाहिए। लिस्ट बनी और फिर ऐसे कुछ लोगों को मदद हुआ। तो भाजपा का ये जो सेंटिमेंट है ना, ह्यूमन ओरिएंटेड, ये बहुत डीप रूटेड काम करता है। सर बीजेपी ने घरों में जाकर बर्तन मांजने वाली एक महिला को जिताकर जो वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा प्रयास है, देखिए उसी दिशा में वुमेन को, गरीब को आगे बढ़ाने का प्रयास है। एक औरत थी वहाँ पे 2021 में उसको चुनाव लड़ाया, वो घरों में बर्तन मांजने जाती थी, 2,500 रुपये कुल मिलते थे, परिवार को पालती थी। भाजपा ने कहा नहीं इसको आगे लाएंगे, बेचारी हार गई फर्स्ट बार, अब प्यार कहा नहीं इसको फिर आगे लाएंगे, इस बार जीत गई। वहाँ पे जो है अभी भी जाती है बर्तन मांजने करने, सत्ता का नशा उस पर सवार नहीं हुआ इस तरह से।
दैट वे जो है। तो एक अच्छा मैसेज आता है इन सारी घटनाओं से। आप देखिए, और रेप विक्टिम थी, उसकी मदर को टिकट दिया, वो जीती, अच्छा मैसेज गया। तो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो पहले आरएसएस की हुआ करती थी, वो अब क्या है, बीजेपी ने भी उसको एक्वायर कर लिया उसके साथ साथ। तो नाउ इट्स ए डेडली कॉम्बिनेशन ह्यूमन अप्रोच इंजीनियर्ड बाई बीजेपी एंड आरएसएस। सर, साल 2016 से लेकर 2026, ये पूरा एक दशक, आप बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राइज को कैसे देखते हैं? राइज एंड राइज, अनप्रेसिडेंटेड राइज। 2016 में 3 सीट, 2021 में 77 सीट, 2026 में 207 सीट। इमेजिन, संसार के किसी पॉलिटिकल पार्टी का शायद ऐसा राइज नहीं देखने को मिला होगा। गजब। द एंटायर क्रेडिट गोज अगेन टू द लीडरशिप ऑफ मोदी एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह एंड ऑल अदर पीपल एंड ऑफ कोर्स जेपी नड्डा, जो इतने साल तक अध्यक्ष रहे, इसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा। अभी चूँकि आज वो नहीं है, आज वो क्या है कि इनफॉर्मल हैं। अब पिछले दिनों ही मैंने कहा था आपसे कि नए अध्यक्ष को कहा गया है कुछ समय तक उनके मार्गदर्शन में, उनके सलाह मशवरे से ही काम करें, दैट वे जो है। लेकिन जेपी नड्डा भी एक स्टॉलवर्ट हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है। ये जो आया है 3 से बढ़ के पिछले 10 सालों में, 6 साल का कार्यकाल तो उन्हीं का था, दैट वे जो है। ही आल्सो डिजर्व्स ए वोट ऑफ एप्रिसिएशन बाय द बीजेपी लीडरशिप। सर, बीजेपी के द्वारा चुनाव से पहले 80,000 फुटबॉल और 5,000 बैट खिलाड़ियों के बीच में उपलब्ध करवाना, सर इस पीआर एक्सरसाइज को आप कैसे देखते हैं? एक्सरसाइज है, मास्टरमाइंड एक्सरसाइज है। ग्रास रूट में कैसे पहुंचा जाता है धीरे धीरे, उसका एक ये प्रयास है। वहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, नरेंद्र मोदी कप टूर्नामेंट, उसमें सब लोग जुड़े तो नाम तो आता है ना। और ऐसे इलाके में जाएंगे तो पहली बार नाम तो सुनेंगे, भाजपा कोई पार्टी है नॉर्थ ईस्ट में, इधर उधर यहाँ, और ऐसे धीरे धीरे आदमी इन रोड्स बनाता है ना अपनी। इट वॉज एन अनदर इफेक्टिव पीआर एक्सरसाइज। सर, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 34 लाख मतदाताओं की अपील की सुनवाई ट्रिब्यूनल के सामने है। इसके परिणाम स्वरूप वो लोग वोट नहीं दे पाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो अनफॉर्चुनेट तो है ही। गलती किसी की रही हो, आयोग की रही हो, ब्यूरोक्रेसी की रही हो, ममता के एडमिनिस्ट्रेशन की रही हो। एट द एंड ऑफ द डे जो है 34 लाख लोग -139 वो बाद में अलाउ हो गए थे एट द 11th आवर जो है, एज ए सप्लीमेंट्री लिस्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने से वंचित रह गए। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, इट्स ए लेसन फॉर द कमिंग टाइम्स। और अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अब आ जाए कोर्ट कचहरी में लोग फिर जाएंगे लेकर। ये जो 34 लाख लोग हैं, ये 34 में से 139 निकाल दो, 139 अपील में गए और अपना जस्टिस लेके वहाँ से आगे क्या वोट दे सकते हैं। अब ये लोग कैसे, चुनाव तो हो चुके, अब क्या होगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट्स आल्सो। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट इन दिस एरिया, बट इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने से वंचित रह गए, गलती चाहे किसी की भी रही हो। सर, एक बात बताइए कि ट्रिब्यूनल के अधीन जो 34 लाख जिनका जिक्र भी आप कर भी रहे थे, तो ऐसे लोगों में एक भाग्यशाली व्यक्ति कौन था जिसकी एन मौके पर अपील मंजूर हुई और वो विधायक भी बन गया? एक फरक्का सीट से मोहताब शेख नाम का व्यक्ति बताया गया है, जिसकी फरक्का विधानसभा सीट जो है उसे चुनाव लड़ा। उसका नाम कट गया था चुनाव से पहले, तो वो लकी था और किसी ने एडवाइस किया होगा तो वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उसकी तकदीर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इंडिविजुअल केस की, दैट वे जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दिया कि भी वोटिंग से 2 दिन पहले तक अगर ट्रिब्यूनल क्लियर कर देता है तो हम उसको वोट देने का अधिकार देंगे। लकी था, इसका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो वोट तो डाला सो डाला, एमएलए और बन गया वहाँ पे उसी सीट से। लक, डेस्टिनी, कोई सोच नहीं सकता। तो एसआईआर का जो वरदान बना सिस्टम में, वो ये व्यक्ति बना जो है। सर, मैंने एक अखबार में पढ़ा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी उनका नाम भी एसआईआर में कट गया। ये कैसी विडंबना है? ये तो रियल अनफॉर्चुनेट है, जिसे कहना चाहिए इट्स अनबिकमिंग ऑफ ए सिस्टम। लेकिन अब चुनाव आयोग के लोग यही कहेंगे कि भाई इनमें से हम जब घर गए थे इनके, तो कोई एब्सेंट होगा, कोई शिफ्ट कर गया होगा, कोई कहीं और गया होगा, मौके पे हमको नहीं मिला। ये कहने की बात है, दैट वे है। लेकिन गलत है। देखो, जो गलत है सो गलत है। जो लोग चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं बैठ के, उनको वोट का क्लियरेंस नहीं है, तो ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ऐसी गलतियाँ, ऐसी मिस्टेक्स, ऐसे लैप्सेस भविष्य में चुनाव आयोग नहीं होने देगा, ऐसा माना जाना चाहिए, ऐसी आशा की जानी चाहिए। सर, क्या आप इस आकलन से सहमत है कि एसआईआर के इस पूरे प्रोसेस में अगर नुकसान हुआ तो टीएमसी का हुआ? दूसरा, ये छापा वोटर्स का इशू क्या है? हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड दिस एंटायर इशू? टीएमसी का मानना ये है कि उसे नुकसान हुआ है, चाहे वो छापा वोट के कारण हुआ हो। एक तरह से टोटल सिचुएशन इसमें ये एसआईआर की जो है कि टोटल 91,90,83,000 वोट कटे, 91 मान लेते हैं हम काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है।
उसमें 58 लाख वोट थे जो कटे, तो अपील में कोई व्यक्ति आया नहीं। तो जो 3 कैटेगरीज हैं कि शिफ्ट हो गए, मृत्यु हो गई, डुप्लीकेट थे, लोग सामने नहीं आए, जो भी कारण था, 58 लाख लोग जो है पहले चरण में कट गए, वापस नहीं आया कोई अपील करने। फिर उसके बाद में 5 लाख और कट गए, कोई अपील करने नहीं आया। 63 लाख लोग कट गए इसके अंदर, बाकी रह गए 37 लाख। अब उनका कहना ये है टीएमसी का कि ये जो 63 लाख लोग जो कटे हैं, ये हमारे वोट थे, इनको अनड्यूली काट दिया गया है। इसे भाजपा वालों का कहना ये है कि नो, ये छापा वोट थे, ये वो वोट थे जो आदमी कोई वोट डालने आता ही नहीं था। टीएमसी के लोग ही ठप्पा लगा देते थे दोपहर को पोलिंग बूथ में बैठ करके। भाजपा का कहना ये कि 63 लाख जो छापा वोट थे ये कट गए एक तरह से जो है, तो इसके कारण से टीएमसी वाले चिल्ला रहे हैं या विरोध कर रहे हैं दैट वे। और टीएमसी वाले मन में जानते हैं कि भाई ये 63 लाख लोग थे, चलो आधे तो होंगे हमारे, या 25 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, क्योंकि टोटल जो गैप है दोनों पार्टियों के बीच में जीत हार का, वो 32 लाख का है। तो टीएमसी की थ्योरी ये है कि अगर ये 63 लाख वोट नहीं कटे होते तो आधे भी हमें मिलते तो हम चुनाव जीत जाते। एक तो ये इसका। अब सवाल रह गया बाकी 34 का, मैंने बताया आपसे। अब 34 में क्या, इनिशियली तो 27 थे, बाद में ये जो 63 लोग थे, 7 लाख इसमें से भी वापस अपील में चले गए। तो आज की तारीख में क्या है कि 63 लाख वोट कट गए, एक वो अपनी जगह हैं। इस 63 में से 7 लाख लोग वापस अपील में आ गए, तो 27 + 7 = 34 लाख लोग आज अपील में खड़े हुए हैं, -139 जिसको रिलीफ मिल गया वहाँ पे जो है दैट वे जो है। अब इनका क्या होगा, 34 लाख -139 का जितना भी है ये, इनका क्या होगा आगे। लोकतंत्र में ये तो हुआ है ना कि ये वोट देने से वंचित रह गए, तो ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, कोर्ट क्या व्यू लेगा, ये अपील में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दिस इज़ टू बी सीन। लेकिन इशू कॉम्प्लिकेटेड है और इन लोगों की बात अपनी जगह खड़ी हुई है कि ये जो 34 लाख लोग हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा कि नहीं होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था कि बंगाल चुनाव में जिन सीटों पर हार जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम होगा, उन पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। अभी इस श्रेणी में आई है 47 सीट्स, तो अब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? नेचुरली कहा था उन्होंने, पर इस बार क्या है, ट्रेजेडी को या कोइंसिडेंस को कि 26 सीटें बीजेपी की हैं तो 21 सीटें टीएमसी की भी हैं। तो अगर ये सारा मामला रीओपन होता है तो दोनों को नुकसान हो सकता है उसमें। तो कोई बड़ी बात नहीं कि दोनों पार्टियां जाएं नहीं सुप्रीम कोर्ट में उस डायरेक्शन के कवर में या उस डायरेक्शन की आड़ में। अगर उल्टा होता, मान लो अगर बीजेपी की सारी होती है तो टीएमसी वाले चले जाते हैं वहाँ पे जो है। अब क्या 6 सीट का 5 सीट का अंतर है, 26 और 21 का, तो 5 सीट के लिए मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा जाके और फिर कोर्ट भी उसको उतनी तवज्जो देगा। तो आई थिंक दिस इशू इज़ ओवर नाउ। सर, आखिर कब तक खत्म होगी एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया? पूरी में देखो 10 + 3, 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इनमें हो चुकी है। टोटल 99 करोड़ वोटर हैं, 60 करोड़ वोटर इसमें कवर हो चुके हैं। अब बाकी जो बचे हैं इसके अंदर जो हैं वो 17 राज्य हैं और कुछ 5 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं इस एक्सरसाइज में आने के लिए, उनका भी हो जाएगा। कुल मिला के अभी तक हैं 6 करोड़ वोट कट चुके हैं अभी तक जो है। 2 करोड़ अकेले यूपी में कटे, 91 बांग्ला में कटे थे। तो एक्सरसाइज होने वाली है कंप्लीट मेरे ख्याल से 6-8 महीने में, मैक्सिमम इन अ ईयर आई थिंक इट शुड बी ओवर। सर, इलेक्शन स्वीप करने के बाद अब क्या क्या चुनौतियां होंगी भाजपा सरकार के सामने पश्चिम बंगाल? बड़ी चुनौतियां हैं, देखिए हर नई सरकार के सामने होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, प्रोमिसेस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। जो चुनाव में आदमी प्रॉमिस करता है उसको पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहली चुनौती तो इसमें यह है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द कॉमन मैन कि यू आर सेफ, द स्टेट इज़ सेफ। कल जो गोली कांड हो गया तो उससे इस कॉन्फिडेंस को धक्का लगा एक बार वापस नए सिरे से। तो पहली प्रायोरिटी, पहला चैलेंज स्टेट का ये टू मेंटेन ए प्रॉपर एंड फुल प्रूफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन कैलकाटा रोड्स एंड ऑल वेस्ट बंगाल रोड्स एंड स्ट्रीट्स। पहली बात तो उसमें ये आ गई उसमें जो है। दूसरा फिर उसमें है कि आपने 3,000 रुपये पर महिला को देने का कहा है, चुनाव में कहते हैं 72,000 करोड़ रुपये हर साल के चाहिए, आपको बजट करना पड़ेगा इसके लिए। फिर कहा गया था, अमित शाह ने कहा था 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों को जो है उसका साल का खर्चा 20,000 करोड़ रुपये। 10,000 करोड़ रुपये डीए के अलग पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो 30,000 करोड़ रुपये आपको उसमें चाहिए दैट वे जो है। फिर कहा था कि भी ये घुसपैठिए बाहर निकालेंगे, तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, घुसपैठिए बाहर निकालने पड़ेंगे सारे वेस्ट बंगाल से। लंबा प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस तो चालू करना पड़ेगा। और फिर डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट की बातें हैं, तो इस तरह से हैं ये सारा जो है।
सर, क्या बंगाल के ऐतिहासिक परिणामों का 2027 में उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों में आने वाले नतीजों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और साथ ही 2029 के लोकसभा चुनावों पर इसका क्या असर होगा? 7 पे तो असर है ही 2027 में, और शायद 6-7 राज्यों के और चुनाव हैं 2028 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनको मिला करके। तो दिस रिजल्ट विल बी ए मोरल बूस्टर फॉर एवरीबॉडी। और 2029 का तो किसी को चाहिए, नरेंद्र मोदी हैं उनके पास में। तो जैसे फिल्म में डायलॉग था ना कि मेरे पास माँ है, भाजपा के पास क्या, नरेंद्र मोदी हैं, टॉपिक एंड्स। चाहे 29 हो चाहे 34, जब तक फिट हैं वैसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही जीतते रहेंगे, दैट वे। बट दिस इलेक्शन रिजल्ट विल बी ए मोरल बूस्टर, दिस कैन बी सेट। सर, राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद ममता सरकार में वे भ्रष्टाचार, सिंडिकेट की अवैध वसूली हो या फिर महिला बलात्कार जैसे जो मामले थे उनकी पुरानी फाइलों को खोलकर फिर से सीबीआई, ईडी या पुलिस में एफआईआर हो सकती है। निश्चित तौर पे, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल केसेस, इंडिविजुअल एफआईआर्स, आई थिंक देयर विल बी प्रॉपर इंक्वायरी कमीशन जिसे कहते हैं, एंड दैट मे बी अनाउंस्ड इन अ कपल ऑफ डेज। इट लुक्स लाइक दैट। सर, बंगाल चुनाव की इस पूरी कहानी में आप चुनाव आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखो, इन द रियल सेंस जिसे कहना चाहिए, दे हैव डन ए गुड जॉब इन द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन एमर्ज एज द विनर बाय प्रोवाइडिंग प्रोएक्टिव लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द एंटायर मशीनरी, and a word of appreciation for their courage and conviction, spite of all political assaults on them, political attacks on them. अब वो दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, वो कह रहा है चुनाव आयोग सरकार का मोहरा है, वो अपनी जगह है। लेकिन यहाँ तक चुनाव आयोग की परफॉर्मेंस का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस का जो सवाल है, इट वाज सुपर। एंड आई थिंक ऑन द नेक्स्ट 26 जनवरी रिपब्लिक डे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मे बी रिवार्डेड विद पद्म भूषण और समथिंग, ऐसा लगता है। सर, आपको लगता है जो पिछले दिनों खासतौर पे 16, 17, 18 तारीख को अप्रैल को जो हुआ महिला आरक्षण बिल के अंदर जो संशोधन लाया गया और वो पारित नहीं हो पाया, तो नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इसका जिम्मेदार ठहराया, इसका कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में मिला है? बिल्कुल मिला है, हिडन लाभ मिला है। मैंने कहा ना, बंगाल में तो अकेला हिंदुत्व ऐसा था, पोलराइजेशन, ये सब साइड फैक्टर थे, लेकिन था फैक्टर ये। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देखा, ये चुनाव परिणाम से बात स्पष्ट है कि अपोजिशन को वुमेन फोर्स ने पनिश कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल। तो माना जाना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट हुआ है, और चेतावनी थी नरेंद्र मोदी की कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दैट आई थिंक इट अपीयर्स दैट इट हैज़ टेकन प्लेस। सर, चुनाव में ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में आखिर विफल क्यों रही? हुमायूं कबीर जो है, इसको तो कोई घाटा नहीं हुआ। देखिए, 182 सीट पे लड़ा, शायद 294 में से 2 सीट पे खुद लड़ा, खुद दोनों सीट पे जीत गया। ही इज़ ए हीरो इन ए लिमिटेड वे, ही इज़ नॉट ए लूज़र। लूज़र इज़ ओवैसी। 12 सीट पे लड़ा, एक भी नहीं आया। द कंपनी की, इसी कंपनी में आ गए थे, फिर वो टेप का झगड़ा हुआ और वीडियो का झगड़ा हुआ, उसने गठबंधन तोड़ लिया, तो ओवैसी की पार्टी डूब गई वहाँ पे, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। दैट वे। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या भी निर्माणाधीन रहेगा बाबरी मस्जिद को बनाने का हुमायूं कबीर का प्रोजेक्ट? देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी बाबरी मस्जिद कमिंग अप इन वेस्ट बंगाल नाउ। होम मिनिस्टर ने खुद ने कहा था, नो चांस ऑफ दिस। योगी ने भी यही कहा है कि क़यामत तक जो है यहाँ नहीं बनेगी, कोई नहीं बनेगी। दूसरे ने कहा है, हुमायूं कबीर ने, कि बनेगी, ज़रूर बनेगी यहाँ पे, और ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है, और योगी जी बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम कन्विंस्ड नो बाबरी मस्जिद लाइकली टू कम अप इन बंगाल एटलीस्ट फॉर अनदर 5 years। सर, कुछ कहेंगे आप दुर्गा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर प्रोजेक्ट के बारे में? दुर्गा मंदिर एक वरदान साबित हुआ है। देखिए, इनके आने के बाद में वहाँ की लोकल एमएलए ने वर्षों से प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ था, उस मंदिर को खुलवा दिया है। और दूसरा मंदिर जो आप बता रही हैं, तो सरकार टेकअप कर रही है, बहुत बड़ा उसको प्रोजेक्ट के रूप में बना रहे हैं, और मेरे ख्याल से 500-700 करोड़ रुपये लगेंगे उस पर। एंड इट विल बी वन मोर ग्रेट मंदिर, लाइक राम मंदिर टाइप, एक बड़ा मंदिर जो है ना, भगवान राम मंदिर का जैसे बना है उस तरह का बड़ा मंदिर, उसके रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। सर, क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद मुहर्रम की तुलना में दुर्गा पूजा से जुड़े प्रशासनिक प्रबंधों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? ऑफ कोर्स, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के माइंड में, विच इज़ द प्रायोरिटी, विच इज़ नॉट ए प्रायोरिटी। अब कोई बात आएगी तो दुर्गा पूजा अरेंजमेंट्स विल बी गिवन ए प्रायोरिटी ओवर मुहर्रम एंड ऑल दैट। समय समय की बात है, दैट विच है। और मुहर्रम वाले लोग भी कोई ज़्यादा जिद नहीं करेंगे, माहौल देख के सब लोग समझते हैं, हालात देख के सब समझते हैं। पहले एक चीफ मिनिस्टर थी जो स्लाइटली प्रो मुस्लिम को है, मतलब मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करती थी एक तरह से जो है। अब जो रूल है ये उस तरह का फेवरेबल नहीं है उनके लिए, उस तरह से इट्स नॉट मेरिट ओनली, दैट वे जो है।
तो आई डोंट थिंक मुहर्रम विल गेट एनी प्रेसिडेंस ओवर दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस इन वेस्ट बंगाल। सर, क्या गुजरात और कुछ बीजेपी शासित राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल के प्रशासन का भी रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में होगा? देखो, रिमोट कंट्रोल तो नहीं होता, हर जगह चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं, लेकिन एक कनेक्टिविटी रहती है पीएमओ की, सुपरविजन रहता है, ताकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं राज्यों में वो ठीक से चलती हैं कि नहीं चलती हैं, और कोई मेजर कोई डिसरप्शन है वहाँ पे, करप्शन की कंप्लेंट्स हैं, कुछ और सरकार का फेलियर है, डिलीवरी में फेलियर है, तो पीएमओ थोड़ा बहुत उसको प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर उसको मॉनिटर करते हैं, होम मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कोई रिमोट कंट्रोल है। ऑल द बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स आर ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज फ्री, दे हैव फ्री हैंड इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस, लाइकवाइज बंगाल आल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से कुछ एक अच्छे अफसर जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे जाते हैं, जैसे अजय पाल को वहाँ भेज दिया है। ऐसे हो सकता है चीफ सेक्रेटरी डीजीपी लगेंगे तो सेंटर का थोड़ा बहुत से हो सकता है, क्योंकि वहाँ क्या है ना, बिगर इंटरेस्ट आर एट स्टेक इन वेस्ट बंगाल। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट, हरियाणा और एनी अदर छत्तीसगढ़। इट्स ए बंगाल जहाँ स्टेक हैं पार्टी के, तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग दिल्ली से होगा, बाकी रिमोट कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है। सर, इन चुनावों में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल की परफॉर्मेंस कैसी रही? अच्छी थी इन वे। ओपिनियन पोल तो पिटे, क्योंकि ज़्यादातर ने उसमें ममता के लिए कह दिया था कि शी इज़ कमिंग अप, और ये एग्जिट पोल थे, इसमें तो ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 100% सब ने इसी बीजेपी का प्रोडक्शन कहा था कि बीजेपी आ रही है इसमें जो है। हालांकि सारे एग्जिट पोल का जो हीरो है वो चाणक्य टुडे रहा, वीके बजाज हैं जिसके जो है, उन्होंने कहा कि 192 पे हम आएंगे। तो किसी ने कल्पना नहीं की थी 192, बीजेपी खुद नहीं सोचती थी 192। बीजेपी के एक दो लोगों ने फ़ोन करके उसको कहा भी होगा भी ये क्या कर रहे हो, 192 कैसे, हम 170 मान रहे हैं, 175 मान रहे हैं, 192 कैसे आगे? 207 सीट। तो ही प्रूव टू बी ए मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस एग्जिट पोल्स। सर, क्या आपको भी लगता है कि बंगाल चुनाव के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पतन की प्रक्रिया और तेज हो गई है? हाँ, वो तो पहले से है इन प्रोसेस, और तेज हो जाएगी। आप देखिए, बंगाल से तो टीएमसी बहुत बड़ा रीजनल पार्टी थी, डाउन है, देखा आपने। उड़ीसा में पहले डाउन है, बीएसपी वहाँ डाउन है, यूपी में मतलब डिक्लाइन है, दैट वे आप देखते हैं। और कोई दूसरी रीजनल पार्टी उधर जो महाराष्ट्र में है वो भी डिक्लाइन की तरफ है, कुमार एंड ऑल जो है। तो जितनी रीजनल पार्टी इधर उधर हैं वो सब डिक्लाइन पे हैं। अल्टीमेटली रीजनल पार्टी वहीं सर्वाइव करेगी जहाँ भाजपा को उनकी ज़रूरत होगी सरकार बनाने के लिए या कुछ बैलेंसिंग के लिए। बाकी एब्सोल्युटली राइट कि इन द कमिंग डेज दिस बंगाल इलेक्शन हैज़ फर्दर ट्रिगर्ड द process of decline of regional parties in the country. सर, पश्चिम बंगाल के बड़े अखबार टेलीग्राफ ने नतीजों के अगले दिन यानी 5 मई को पहला पृष्ठ भगवा कर दिया, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखो, वैसे उन्होंने अकेले नहीं किया, लंदन और वहाँ के न्यूयॉर्क के अखबारों में जो खबर इस ढंग से छपी तो कलर उन्होंने भगवा टाइप दिया उसका, लेकिन इस अखबार ने तो भगवा किया ही। तो कुछ लोगों ने ऐसा माना कि शायद एडिटोरियल पॉलिसी है जो ममता के प्रति सहानुभूति रखती थी। वैसे अखबार की रेपुटेशन एक इंडिपेंडेंट और फेयर अखबार की है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता था कलकत्ता में स्लाइटली प्रो ममता जो है, तो वो बार जो है ना थोड़ा सा उसने शिफ्ट ले रहा है। और फिर अगले दिन हेडिंग लगाया उन्होंने, मैडम दिस इज़ व्हाट लुक्स लाइक रिजेक्शन, एक हेडलाइन लगाई। नेक्स्ट डे जो है तो इन दो घटनाओं को जोड़ के देखा तो ऐसा लगता है कि वो भी इंसान हैं, वो भी भारत में रहते हैं। तो ऐसा होगा कि चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। ग्राउंड रियलिटी तो है नहीं कि नाउ सैफरन भगवा इज ग्राउंड रियलिटी, और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है अखबार। तो स्वतंत्र निष्पक्ष है तो उसको भाजपा को तो करना ही पड़ेगा ना प्रोजेक्ट आज, या उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पॉलिसी में शिफ्ट ले रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल वी कैन से। सर, हेमंत बिश्व शर्मा की जो जीत हासिल हुई है, इस जीत को आप कैसे देखते हैं सर असम में? वो तो हीरो है, लकी है। देखिए, कांग्रेस से बीजेपी में आए, लेकिन लगता है 50 साल से वो तो बीजेपी में ही काम कर रहे हैं। ही इज़ क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज क्लोज टू अमित शाह एज वेल क्लोज टू सिस्टम जो है। असम में देखिए एनडीए 102, उसमें अकेले भाजपा के 82 सीट्स हैं। एंटायर क्रेडिट गोज़ टू द चीफ मिनिस्टर एट द लोकल लेवल। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो स्पीचेस थी वहाँ पे चाय बागान का नैरेटिव था, प्लस अमित शाह का जो ग्राउंड वर्क था। लेकिन निश्चित तौर पे 102 में अकेले चीफ मिनिस्टर का 82 सीट्स लाना इस तरह से है, ये उनकी एक उपलब्धि माना जा रहा है दैट वे। और काम वो अच्छा करते हैं। उनके दो ही एजेंडा हैं, एक तो हिंदुत्व और एक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी बहुत करते हैं, और डेवलपमेंट किया उन्होंने, तो उनका तो काम बिल्कुल परफेक्ट है इस समय। आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबल चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री अमंग ऑल बीजेपी स्टेट्स इज़ ओनली हेमंत बिस्वा।
at the moment. And he is not only Chief Minister of Assam, he is practically the Chief Minister of all 7 north-east states also. तो बिल्कुल चिल है अभी. सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने हेमंता शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? It's really unfortunate. It should not have happened for any of the sides. लेकिन हुआ सो हुआ. At the end of the day, अब पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है और one learns by experience only. अगली बार वो कुछ करेंगे तो और अच्छा होमवर्क कर लेंगे और अच्छी तैयारी कर लेंगे. दैट वे जो है. और पॉलिटिक्स में सब चलता है. कभी कभी आदमी क्या पॉलिटिक्स में जो चलता है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनली सीरियसली ले लेता है. तो आसाम चीफ मिनिस्टर ने ये कहना चाहिए प्रोपोर्शन से ज़्यादा सीरियसली लेके ये सब इस तरह से FIR हुई और ये सब हुआ ये. बट उनका कहना अपनी जगह है कि फैमिली मेम्बर्स को नहीं घसीटना चाहिए. मेरी पत्नी को इसमें घसीटा गया. तो कौन सही है कौन गलत है इस बात को छोड़ के ये है कि वोट एंड्स वेल एट द एंड ऑफ द डे इज़ गुड. अब शांति हो गई है, उनकी ज़मानत हो गई है, वो चुनाव जीत गए हैं, वो अपनी सरकार चलाएंगे, ये अपनी पार्टी चलाएंगे दिल्ली में बैठ के. दिस इज़ ऑल. सर आखिर कैसे हार गए कांग्रेस के यंग टैलेंटेड और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई अपना ही चुनाव? मैंने सुना 23,000 वोट से हार गए. छोटा मोटा नहीं. दैट वे जो है. एक कारण ये भी रहा हारने का कि तो भाई दिल्ली में रहते हैं, यहाँ तो रहते नहीं हैं, तो कैसे आएंगे कैसे जाएंगे. फिर लोगों को फील हो जाता है कि कांग्रेस हारने वाली है, कांग्रेस आने वाली नहीं है. और आप देखिए ना कांग्रेस 19 सीटों में से 18 तो मुस्लिम है. लोगों को एक असेस कर लेते हैं लोग पहले कि कल क्या होने वाला है. तो लोगों ने रीड कर लिया था कि ये बीजेपी रिपीट होने वाली है, तो किसी ने वोट ही नहीं दिया कांग्रेस को. दैट वे. तो इसी का शिकार हुए, हार गए. सबसे बड़ी बात है अपनी सीट हार गए. दैट्स रियल अनफॉर्चुनेट. जो चीफ मिनिस्टरशिप का दावेदार था कांग्रेस का जो है. बट सम टाइम इट हैपन्स. इट इज़ पॉलिटिक्स. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सर आपको लगता है जो असम चुनाव के दौरान एन वक्त पे 2 लोग, खासतौर पे भूपेन बोरा जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और सांसद जो हैं प्रद्युत तोरी, वो जब छोड़ के गए कांग्रेस को और भाजपा में शामिल हुए, उसका इम्पैक्ट या उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? देखो ऐसा इम्पैक्ट का तो थोड़ा बहुत ही होगा, क्यों कांग्रेस तो क्या 19 सीट पे खड़े हो आप, तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता. अगर आपकी 70-80 सीट आए थी तो आप कहते थोड़ा इम्पैक्ट आ गया है. लेकिन ये है कि देवर लकी, देर वाइज. एट द अप्रोप्रिएट टाइम दे हैड टेकन ए राइट डिसीजन टू क्विट द पार्टी, क्योंकि कांग्रेस सिंकिंग पार्टी थी वहाँ पे. आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया वहाँ पे जो है. तो वक्त पे उन्होंने जंप किया, दूसरी पार्टी में चले गए और चुनाव जीत गए वहाँ जाके. एक 50,000 जीत गया, 8,000 जीत गया. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम. सर केरला में पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे विजयन की हार को आप कैसे देखते हैं? विजयन की हार भी अनयूजुअल है एक तरह से. साफ सुथरा चेहरा था बाय एंड लार्ज. इन लोगों ने सोचा इज रिटायरिंग नाउ, जा रहे हैं जो है, तो वोट कम दिए. कोई बेटी का केस था, एक वो मंदिर का कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत हो गई थी. लेकिन ये सारी बातें गौण हैं. असली कारण ये है कि वहाँ पे केरल में जो है मुस्लिम एंड दिस क्रिश्चियन कंबाइन जो 45% है, ये एक साथ हो गए कांग्रेस के फेवर में. एंड विजन लॉस द गेम. एक्चुअल तो ये है. बाकी हार के कारण गिनने लगो तो आप 1 से 10 तक कारण गिना सकते हो. दैट वे जो है. ही इज़ अ गुड मैन नॉर्मली कंपेरेटिवली पर्सन. लेकिन खुद को नहीं हारना चाहिए था. ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. मतलब जो है कि खुद के हारने की उम्मीद नहीं थी. पार्टी हार गई कोई बात नहीं. दैट वे जो है. खुद हार गए तो इज समथिंग एक्स्ट्रा विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. बट एट द एंड ऑफ द डे जो मेन कारण था हार का और कांग्रेस की जीत का आप जो कहो वो यही था. डेडली कंबाइन ऑफ मुस्लिम्स प्लस क्रिश्चियंस इक्वलेंट टू 45%. तो आखिर आप केरल में कांग्रेस की जीत का श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो देखो ऐसा है कि मैंने कहा ना बेसिक कॉम्बिनेशन थी ये मुस्लिम और ये वाला. दूसरा एक खास बात ये थी यूनाइटेड लीडरशिप थी इस बार. राहुल गांधी को इसे क्रेडिट मिलनी चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम कि केरला में अच्छा काम हुआ उस तरह से और पूरी टीम ने काम किया. और सचिन पायलट भी प्रभारी थे वहाँ के, क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो. और बाकी सारे सीनियर लीडर एक्टिव थे. सबसे बड़ी बात थी कि इन फाइटिंग नहीं थी वहाँ पे. चाहे वहाँ से KC वेणुगोपाल लड़ रहे थे, एक सतीशम लड़ रहे थे, चैलथिया लड़ रहे थे, तो उस तरह गुटबाजी कोई वो नहीं था. और राहुल केरल की लीडरशिप थी और प्रियंका गांधी वहाँ पे गई थी. तो टोटल इसका जो कारण है जीतने का, पहला कारण तो ये कि कंबाइन ऑफ मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन फेवर ऑफ कांग्रेस. और सेकंड था कि कलेक्टिव लीडरशिप थी कांग्रेस की वहाँ पे. थर्ड आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे भी पीपल लाइक सचिन पायलट दे आल्सो डन गुड जॉब देयर जो है. तो सर फिर कौन होगा केरलम का मुख्यमंत्री? अब ये तो देखो इस बार ऐसा सुना है कि सोनिया गांधी, राहुल दे आर ट्राइंग टू बी वेरी डेमोक्रेट
और ये कह रहे हैं जो एमएलए चुनेंगे हम उसी को बनाएंगे। तो एमएलए के मापदंड पे अगर आप जाएंगे, राजस्थान फार्मूला, राजस्थान में हुआ था ट्रायल इस तरह का, तो अशोक गहलोत को हैंड्स डाउन मेजोरिटी मिली थी, तो चीफ मिनिस्टर बने थे वहाँ पे उस समय जो है। तो अभी के हिसाब से ऐसा सुना मैंने कि एमएलए का सपोर्ट ज़्यादा जो है केसी वेणुगोपाल के पक्ष में जा रहा है, दैट वे जो है। तो अगर वहाँ पे हेड काउंटिंग होगा ऐसा सुना मैंने, दैट्स समथिंग वेरी गुड। पीपल्स वॉइस शुड बी ऑनर्ड, मेरिट शुड बी ऑनर्ड जो है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इनडायरेक्ट सपोर्ट से, मोरल बूस्टर सपोर्ट से और प्लस एमएलए के सपोर्ट से जो है, बाय एंड लार्ज ही माइट एमर्ज एज ए फ्रंट रनर। विधायक दल की बैठक होगी उसके अंदर जो है। अब सेकंड सवाल, लोगों को ये चिंता है कि कंसर्न है, खुशी भी है गम भी है। खुशी उन लोगों को है यहाँ एआईसीसी में जो लोग जिनकी केसीसी नहीं पड़ती है, दूसरा ग्रुप है कि अरे चला जाओ भाई चीफ मिनिस्टर बनो, तुम भी खुश हम भी खुश जो है ये। और गम थोड़ा सा उन लोगों को है, हर आदमी की अपनी कोठरी बनती है, ग्रुप बन जाता है। तो एआईसीसी उनके भी अपने कुछ पसंद के लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब अनाथ तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा डीरेल्ड महसूस करेंगे इस नए सेटअप में। राहुल तक पहुंचने का रास्ता थे केसी, अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर सवाल ये आएगा हु शुड रिप्लेस केसी, इज इन वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑल अवेलेबल इंडिकेशंस, आई थिंक अशोक गहलोत मे बी आस्क्ड टू टेक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो पार्टी का अध्यक्ष बनने का उनको ऑफर दे दिया था, लेकिन डेस्टिनी में नहीं था। उनको अच्छा लगा जयपुर में रहना, चीफ मिनिस्ट्री करना, तो उन्होंने उस पर डिक्लाइन किया और वो चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे। बट आई थिंक नाउ शायद अशोक गहलोत की जन्मपत्री कह रही होगी कि अब चलो भाई दिल्ली आना है, केसी की जगह बैठना है और फिर इंडी गठबंधन को रिवाइव करना, ममता को साथ लेके और सबको साथ लेके। लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। सर, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु चुनाव में कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस पार्टी? और सर, मैंने ये भी सुना है कि ममता बनर्जी की हार से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुश हैं। ये तो ऐसे ही खुश हैं, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक तरह से। अरे आप अपने घर को देखो यार, वो तो संभल नहीं रहा। बंगाल में 2 सीट पे खड़े हो, ठीक है ना, और इधर उधर कोई इस तरह का महत्व बन नहीं रहा। 2 मेजर तो डिफ़ॉल्ट यही हो गए ना आपके। तमिलनाडु में 5 सीट आई हैं, 28 लड़े थे उसमें से 5 सीट आई हैं। तमिलनाडु इज़ ओके, बट असम इज़ पुअर। केवल मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं आपके, आप 19 पे खड़े हो वहाँ पे जो है। तो आप अपने घर को ठीक करो यार, दूसरे घर में कोई डूब गया उस पर क्या खुशी मना रहे हो? इसलिए मैंने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दैट वीज है। तो कोई इसका मतलब नहीं है। कांग्रेस परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू बी पुअर इन दिस इलेक्शन आल्सो, एक्सेप्ट देयर ड्रामेटिक विन और देयर एक्सपेक्टेड विन इन केरला। इन केरला दे डिजर्व ए वोट ऑफ एप्रिसिएशन कि एक सरकार उन्होंने बड़े स्टेट की बना ली, ये एप्रिसिएशन है उनका। बाकी जगह पुअर है। सर, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? केरल में 115 में लड़े तो 3 जीते, तमिलनाडु में 22 पे लड़े और 1 जीता। बीजेपी का ये था कि केरल में कम से कम 3 लोग उसके जीते, एक आधार बना, एक मोरल बूस्टर है उनके लिए। और जो लोग जीते हैं वहाँ केरल में उनके, वो सब बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसमें राजीव चंद्रशेखर हैं, वी मुरलीधरन हैं, बी गोप कुमार हैं, ये सारे पिलर्स हैं बीजेपी की केरला में। तो इट इज़ ए बूस्टर फॉर बीजेपी के 3 एमएलए तो जिता के लाए इस बार वहाँ पे, दैट वे जो है। तमिलनाडु में नहीं कुछ कर पाए ज़्यादा, एक व्यक्ति को जिता पाए, दैट वे। लेकिन भाजपा के लिए आज देखने का वक्त नहीं है कि मैं केरल और तमिलनाडु में कितना जीते। भाजपा तो सेलिब्रेशन में है, बंगाल अकेला सबके बराबर है, 5 टाइम्स मोर देन एनी केरला और एनी तमिलनाडु। आज कोई गम का माहौल ही नहीं है भाजपा के अंदर तमिलनाडु और केरल में अपना लिमिटेड विक्ट्री लाने का। आज तो दे आर ओवर एंजॉइंग द बंगाल विक्ट्री। सर, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, तीनों में जो कांग्रेस ने टिकट वितरण किया और जो परिणाम आए, ये देखते हुए कुछ जो कांग्रेस के आलोचक हैं उनका ये मानना है कि कांग्रेस भारत की एक मुस्लिम लीग पार्टी की तरह बन गई है। तो ये आकलन क्यों है सर उनका? आप ऐसे कैसे देखते हैं इसको? भाई देखो, वैसे तो आइडियोलॉजिकली तो सही नहीं है, कांग्रेस की डिफरेंट आइडियोलॉजी, उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी, लेकिन इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस कि फैक्ट्स यही बोल रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट से यही निष्कर्ष निकलता है। वन कैन से दिस थिंग जो है। आप देखिए ना, आसाम के अंदर आप 19 सीटें अगर जीतते हैं, 18 उसमें मुस्लिम हैं। एक दूसरी स्टेट में आप जीतते हैं, बंगाल में 2 सीट, तो दोनों मुस्लिम हैं। तो उससे आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरह से जो क्रिटिक्स हैं पार्टी की, कांग्रेस को, वो कह सकते हैं इस बात को इन तथ्यों के आधार पे कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग पार्टी हो गई है। वो अपनी बात कह सकते हैं क्योंकि फैक्ट्स इस तरह के हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली ऐसा नहीं है। कांग्रेस इज बिग इंस्टीट्यूशन, ए नेशनलिस्ट
इंस्टीट्यूशन, उसकी तुलना मुस्लिम लीग से नहीं कर सकते। लेकिन जो आज ग्राउंड रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स उसी को इशारा कर रहे हैं जो आलोचक कह रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई, पश्चिम बंगाल में 92.7 और तमिलनाडु में 85.17, इस वोटिंग परसेंटेज को आप कैसे देखते हैं? इट्स ए वोटिंग रिवोल्यूशन, इट्स ए डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो एक्सरसाइज शुरू की है इलेक्शन कमीशन ने उसको जाता है, SIR को जाता है। SIR से जो भय क्रिएट हो गया था, वोट नहीं देंगे तुम्हारा राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, हमारा आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, लिस्ट से नाम कट जाएगा, हमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का जो मोमेंटम था ये मिलाकर के सारा हुआ। और फिर एक बात और थी इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो होम मिनिस्टर को जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली वहाँ रिपोर्ट करता है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फेयर इंडिपेंडेंट है, इन प्रशासनिक प्रबंधों में ओवरऑल संविधान के तहत उनका डीलिंग मिनिस्ट्री है, दैट वे है। तो वहाँ से जो फर्म डायरेक्शन था, एक तरह से जो लीडरशिप थी, जो डिसाइसिव सपोर्ट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट दिया सरकार ने, चाहे ग्राउंड पे सपोर्ट दिया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में सपोर्ट दिया, सेंट्रल फोर्सेस का सपोर्ट दिया, वो अद्भुत था। तो ये जो अद्भुत परसेंटेज हुआ है, जो रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है इन 2 स्टेट्स के अंदर, उसका सारा श्रेय, कलेक्टिव श्रेय जो है वो सेंट्रल लीडरशिप प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस फोर्सेज एंड ऑल दैट, ये पूरा पैकेज जो है इसको जाता है। एंड इट्स ए गुड साइन। आप वोट चाहे मुझे दें, इसको दें, बट यू मस्ट वोट। और सबसे पहली बात ये हुई है, कानून बनने की बात चल रही थी कि सरकार कानून लाएगी कंपलसरी वोटिंग का, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हालात ने कर दिया। अब ये परमानेंट हो गया है, हर चुनाव में वोटिंग आपको 80% ज़्यादा दिखाई देगा। सो दिस बंगाल हैज़ शोन ए रोड फॉर दिस थिंग। सो एवरीबडी डिजर्व्स ए वोट ऑफ एप्रिसिएशन, ए वोट ऑफ रिवार्ड। बिल्कुल, और इसीलिए बंगाल की चर्चा हर जगह है और शायद इसी को लोकतंत्र की खूबसूरती भी कहा जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। बंगाल का ये जनादेश सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत में बीजेपी की जीत का एक राजनीतिक मानचित्र है। अंग बंग कलिंग, यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा, तीनों दिशाओं में बीजेपी अब सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुकी है। जिस पूर्वी भारत को कभी बीजेपी की कमजोर कड़ी माना जाता था, आज वहीं मोदी शाह की रणनीति ने भगवा विस्तार का सबसे बड़ा मॉडल खड़ा कर दिया है। मानना होगा, जोड़ी हो तो ऐसी। मोदी शाह की आक्रामक रणनीति, इन सब ने मिलकर पूर्वी भारत में बीजेपी की राजनीति का रंग भगवा कर दिया। और अब नजर 2027 के चुनाव पर। 2027 के चुनाव में क्या बीजेपी इसी मॉडल के सहारे देश की राजनीति का एक नया अध्याय लिखेगी, ये देखना होगा। लेकिन आज इस पूरे विश्लेषण के लिए, बंगाल चुनाव और बाकी राज्यों के चुनावी नतीजों पर आपके इस एनालिसिस के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जेसी शो में तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।